चलो भाई स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द सेशन भाई, वेलकम टू द चैनल क्वांट बाय अरुण पांचाल। ठीक है, तो देखो 4 सेशन हो चुके हैं हमारे आरआरबी क्लर्क मेंस से रिलेटेड मेरे भाई, है ना। और ये आपका 5वां सेशन है। ठीक है, इसमें आपके डीआईएन केसलेट है ना, कुछ अर्थमेटिक्स करेंगे, अर्थमेटिक केसलेट भी करेंगे, है ना। बात आप ये मत सोचना कि अर्थमेटिक केसलेट ही केसलेट करा रहा हूँ। बात ये है कि एक केसलेट में कोई भी एक टॉपिक के करता हूँ, जैसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक केसलेट आपका लेता हूँ, तो उसमें क्या है, आपके कॉन्सेप्ट्स की जो रिवीजन हो जाएगी ना, वो आपकी क्या हो जाएगी, कम क्वेश्चन में ज्यादा हम उसके सब टॉपिक्स आपके क्या कर लेंगे, टच कर लेंगे। बाकी डीआई एंड केसलेट है ना, बीच में अगर कुछ ऐसे एक आधा सिंगल क्वेश्चन अर्थमेटिक इक्वेशंस का आ जाता है, वो एक बात अलग है। बट जो मेन फोकस रहेगा वो आपका डीआई का रहेगा एंड केसलेट का रहेगा, है ना। दीज केसलेट्स एंड डीआई आर सुपर ब्यूटीफुल, है ना। मतलब मैंने जो पर्सनली फील किया है ना, मतलब हर सेशन से रिलेटेड जब भी हम लोग आरआरबी क्लर्क मेंस में करते हैं तो कोशिश ये करते हैं आपका एग्जैक्ट एग्जाम लेवल का। इसमें भी आपका भाई एग्जैक्ट एग्जाम लेवल ही है, बट एक सेट मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि थोड़ा सा उसमें ज्यादा काम करना है ना। तो वो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, आरआरबी क्लर्क मेंस के हिसाब से उसमें 5 क्वेश्चन का सेट ना आके उसमें 6 क्वेश्चन के सेट आपके आए। ठीक है, बाकी अगेन भाई सारे क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करना, है ना। वो कोई मैटर नहीं करता, चाहे वो आपके सिंगल क्वेश्चन हो अर्थमेटिक का या केसलेट हो, बट अपने को कॉन्सेप्ट रिवीजन चाहिए और प्लस 80-90% चीजें हम एग्जाम बॉक्स में करें, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा भाई, वीडियो देखने में अपना समय बिल्कुल बर्बाद मत करो, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। ठीक है, कम से कम मेरी वीडियो देखने में अपना समय बिल्कुल बर्बाद मत करो। पीडीएफ दी इसलिए जाती है ताकि आप उसको खुद से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट ने अभी तक सेशन ये वाला अटेंड नहीं किए भाई, तो प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, आप चाहो तो वहां से आरआरबी क्लर्क मींस 2025 और 2026 के नाम से आप चाहो तो वहां से आप पुराने सेशंस को आप अपने रिवाइज कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। और हाँ भाई, एक सेट मैंने जब पिछले उसमें लिया था क्वाड्रेटिक का, तो उसमें शायद वॉइस का कुछ इश्यू था, वो मैंने आपको बाद में बताया, आई मीन बाद में मैंने देखा, तो मैं भी उसको लास्ट में आपका एक्सप्लेन कर दूंगा जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ, ये भाई हम लोगों ने ओपन बैच का प्लान किया है ना। और आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बात उसकी नहीं है कि व्यूज की नहीं होती, बात वो सब चीजें नहीं होती, बात ये कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपकी प्रिपरेशन में एड ऑन हो रहा है, तो इसका मतलब कि हाँ, आई एम इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है मेरे भाई, आप चाहो तो एक ₹28 का छोटा सा फीस का मैंने एड ऑन किया था, आप इसे सपोर्टिव फीस मान लो, आप इसे ऐसे नॉर्मल फीस मान लो, जैसे मर्जी आप इसको मान सकते हो। तो आप अपनी कन्वीनियंस से, अपनी पेस से, जब आपको बेहतर लगता है तब जाके आप इस अमाउंट को आप पे कर सकते हो मेरे भाई। क्वांट से और एलआर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, है ना। मैं आपको तुरंत रिवर्ट कर दूंगा, या अगर वीडियो पे कमेंट नहीं करना चाहते हो तो आप इस ईमेल आईडी पे डायरेक्ट मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपको वहां पे रिवर्ट कर दूंगा भाई। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका भाई स्कैनर है, आप चाहो तो इधर से भाई पे कर सकते हो, है ना। और ये आपकी यूपीआई आईडी है, आप इधर से पे कर सकते हो। ठीक है, बाकी यूट्यूब के नीचे, है ना, जो भी वीडियो होती है उसके नीचे हमेशा आपका पीडीएफ का एक पहला कमेंट रहता है, दूसरा आपका टेलीग्राम जो भी लिंक्स है भाई आप उनका कमेंट रहता है, और सेकंड लास्ट में आपकी यूपीआई आईडी होती है। तो आप जैसे मर्जी आप पे कर सकते हो, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ कुछ भी ना करो, इन दोनों में से कोई भी पार्ट अगर आप नहीं कर रहे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रायोरिटी पहली क्या, इंपॉर्टेंट तो ये दोनों पार्ट भी है, बट पहली प्रायोरिटी क्या है कि पीडीएफ जरूर ले लेना मेरे भाई उसमें से, ताकि आप अपना समय वेस्ट ना करो वीडियो को देखने में, है ना। और पीडीएफ लो और अपने अटेम्प्ट करो, जहां भी समस्या आ रही है, जैसी भी आती है, आपको कुछ मेथड देखना है तो आप जल्दी जल्दी देखो, अच्छा नॉर्मल मेथड है मेरा भी, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हटाओ उसको, स्किप मारते चले जाओ, स्किप मारते चले जाओ। ठीक है, चलो जी भाई, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। बस एक बार और ये बता देता हूँ, ग्रुप का हमारा नाम भी भाई क्वांट बाय अरुण पांचाल है ना, और चैनल का नाम भी क्वांट बाय अरुण पांचाल है। आप चाहो, है ना, और आपको लगता है ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए या चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो भाई आप टेलीग्राम पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर ये इस यूट्यूब पे अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन में एड ऑन हो रहा है मेरे भाई, तो प्लीज आप अपने स्टडी सर्कल, जो भी स्टूडेंट सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंक एग्जाम्स के लिए, ठीक है, वो आप उनके साथ वीडियो शेयर कर सकते हो और उनको बता सकते हो मेरे भाई। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद वेरी 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 ब्यूटीफुल सेट, मतलब ये गजब का सेट है, परफेक्ट सेट है मेरे हिसाब से। मुझे आज की क्लास में सबसे बेहतरीन सेट ये वाला लगा मेरे भाई, एकदम बॉक्स में, यानी 1.1% भी इधर उधर नहीं है आपके लेवल का। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है इस सेट के अंदर। ठीक है, चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं, है ना। अगेन फिर बोल रहा हूँ, करना आपको खुद से मेरे भाई, मैं तो कराता रहूंगा, मेरा काम तो कराना है ना, मेरा काम कंटेंट बनाना है और आपको कराना है। आपको तब जब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना ही डिफिकल्ट कंटेंट कर लो, कहीं से भी पढ़ लो, जब तक आप खुद से पेन पेंसिल से
है ना, सॉल्व नहीं करोगे, अटकोगे नहीं, तो तब तक आप नहीं सीखोगे मेरे भाई, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेहतरीन सेट के साथ, ठीक है। तो आप देखो ये टेबल कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि 4 इंडियन के बैटर्स हैं वुमेन्स क्रिकेट टीम के, है ना, स्मृति मंदना, हरमनप्रीत कौर, जमीमा रॉड्रिक्स एंड शेफाली वर्मा, इनके बारे में कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ वेरिएबल्स में, कुछ आपकी क्या है डायरेक्ट डाटा। देखो टोटल टेस्ट, टोटल जो रन बनाए हैं, दो टाइप के मैचेस हैं, टेस्ट मैच और ओडीआई मैचेस में, ठीक है। रन स्कोर्ड इन टेस्ट मैचेस एंड दीज आर द रन स्कोर्ड इन ओडीआई मैचेस, ठीक है। एक नोट है, क्या द रन स्कोर्ड बाय जेआर यानी जमीमा रॉड्रिक्स और शेफाली शाह ने जो टोटल रन्स बनाए हैं वो आपके दोनों के क्या है, सेम थे, ठीक है। अब इतना तो पता चल गया ना, सिंपल है भाई, टोटल 4 कॉलेज है ना, उसमें क्या है टोटल स्टूडेंट ही है, बॉयज ये मान लो, गर्ल्स ये मान लो, बाइफर्केशन सेम है, और एफर्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थ्रू आपको आंसर निकालने के लिए वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बड़ा नॉर्मल से चलो, जो जो इन्फॉर्मेशन अपने को बोलता है वो हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले तो भाई इसी पे आओ, जमीमा रॉड्रिक्स और शेफाली शाह का स्कोर टोटल सेम है। अगर ये 1500 होगा तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज अगेन इज इक्वल टू 1500, है ना, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अब ओडीआई में रन अगर 500 है इसके, है ना, इनके शेफाली शाह के, तो शेफाली वर्मा के, तो ऑब्वियस सी बात है 1500 में से अगर मैं 500 घटा दूंगा तो यहाँ पर इनका टेस्ट मैचेस का इनका स्कोर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1000। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब देखो जो 100 ये वाला जो रन्स इन्होंने टेस्ट मैचेस में बनाया है शेफाली वर्मा ने, वो 100 ज्यादा है किससे, जमीमा रॉड्रिक्स से। तो ऑब्वियस सी बात है जमीमा रॉड्रिक्स का जो टेस्ट में स्कोर होगा वो आपका 900 होगा, 100 मैंने इसमें से घटा दिया। अब देखो 0.5 दिया हुआ है रन स्कोर्ड इन ओडीआई, तो सिंपल है 1500 में से टोटल में से अगर मैं इनके 900 घटा देता हूं तो मुझे ये पता चल गया कि इन्होंने 600 रन अपना स्कोर किया होगा कौन से ओडीआई मैचेस में। एक वेरिएबल का तो पंगा समाप्त हो गया, 0.5 m की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 600, तो m की जो वैल्यू निकल कर आ गई वो मेरे पास कितनी निकल कर आ गई भाई, 1200 निकल कर आ जाएगी। क्या ये वाली कहानी क्लियर होती है, ठीक है। तो एक वेरिएबल निकल गया m इक्वल टू 1200, है ना, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन मत रखना, कई बार जल्दबाजी में गलती हो जाती है, इसको 600 लिखना है 1200 नहीं, ठीक है। अब मेरे पास दो बचा, अब आप समझो देखो m का जो पंगा था वो तो हम लोगों ने निकाल दिया, यानी एक वेरिएबल यहाँ पर फंसा हुआ है y, और y की वैल्यू अभी नहीं पता ना, और एक वेरिएबल यहाँ पर z दिया हुआ है, ये टोटल दिया हुआ है, एक वेरिएबल y यहाँ पर फंसा हुआ है। अब ये क्या है, 20% मोर देन दैट ऑफ द टोटल स्कोर्ड बाय एचआर, यानी हरमनप्रीत कौर ने इन्होंने जितने रन बनाए होंगे उसका 20% कर दो तो वो रन स्कोर्ड आ जाएंगे टेस्ट मैचेस में स्मृति मंदना के, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसको 1.2 जेड लिख रहा हूँ, है ना भाई, जेड का अगर मैं 20% बढ़ाता हूँ मेरे भाई तो ये 120% आएगा, 120% का मतलब क्या होगा, दिस इज 1.2 जेड। मेरा कहने का मतलब है देखो जेड और वाई यहाँ एक वेरिएबल है और एक नंबर मुझे दिया हुआ है, जेड और वाई यहाँ एक वेरिएबल है, एक नंबर मुझे दिया हुआ है, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इतना इस सेट में आपको काम करना था। तो सबसे पहले आप स्मृति मंदना का टोटल स्कोर 3600 है ना, इज इक्वल टू रन स्कोर्ड इन टेस्ट मैचेस दिस इज 1.2 जेड, ठीक है भाई, प्लस ओडीआई में कितना था y माइनस 400 आ गया, दो इक्वेशन दो वेरिएबल बन जाएगी, तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज 1.2 जेड प्लस y इज इक्वल टू 4000, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड आप आओ, सेकंड हरमनप्रीत कौर के आप स्कोर देखेंगे, इनका स्कोर कितना दिया हुआ है, जेड समझना पहले आप, है ना, जेड इज इक्वल टू m की वैल्यू 1200 है एंड दिस इज 1200 प्लस y बाय 4, है ना, और फिर प्लस कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इक्वल नहीं प्लस का 400 आ जाएगा, तो 1200 प्लस 400 भाई 1600 आ गया। तो एक इक्वेशन और बन गई, z माइनस वाई बाय 4 इज इक्वल टू 1600। अब दो इक्वेशन और दो वेरिएबल, क्लियर है कहानी। मैं इन दोनों में से किसी भी आपके वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकता हूँ, बट मुझे क्या आसान लगा, देखो y/4 है, नंबर भी 4 से कट रहे हैं, आप क्या करो इस वाली इक्वेशन को 1/4 से आप डिवाइड कर दो, जब आप इस इक्वेशन को 1/4 से डिवाइड करोगे तो ये वाला जो पोर्शन 4×3=12 यानी दिस इज 0.3z आ जाएगा, है ना, प्लस कितना आ जाएगा y/4, दिस इज इक्वल टू 4000 में से भाई 1/4 करूंगा तो 1000 निकल कर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ऐसे ही रहने दो, z माइनस वाई बाय 4, 4 से क्यों डिवाइड किया, मेरे को थोड़ा सा आसान लगा, क्यों आसान लगा, क्योंकि y/4 है, 4 के मल्टीपल्स भी दिए हुए तो आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पोर्शन आ जाएगा भाई मेरे पास 1600। अब दोनों इक्वेशंस को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, z 0.3z 1.3z तो ये आ गया, 2600 ये आ जाएगा, सिंपल आ गई, z की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी भाई वो कितनी आ जाएगी, 2000 आ जाएगी। क्या ये कहानी क्लियर होती है, सिंपल सी चीज थी, है ना।
सिंपल तो खैर नहीं हम कहेंगे, एक मॉडरेट हम लोगों को काम करना था एसबीआई क्लर्क, आपके जो आरआरबी क्लर्क मींस के बॉक्स के हिसाब से, ठीक है। अगर जेड 2000 है तो वाई कैसे भी आप निकाल लो, है ना, इस वाली क्वेश्चन में पुट कर दो, जेड को 2000 कर दो, देखो 2000 है ना, और माइनस 1600 कितना आ गया, 400, है ना। सिर्फ मैं सॉल्व कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। 2000 में से 16 गया 400, 400 इक्वल टू वाई अपॉन 4, वाई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई, 1600 के इक्वल निकल कर आ जाएगी। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जेड की वैल्यू 2000, वाई की 1600 और एम की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 1200 दी, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्टली इसकी सारी चीजें लिख रहा हूँ, है ना। अपने पास जमीमा रॉड्रिक्स का और शिफाली वर्मा का तो स्कोर आ गए थे, इन दोनों के स्कोर हमारे पास रह गए, ठीक है मेरे भाई। अब डायरेक्टली आप इनको लिख दो, देखो 3600 है ना, जेड की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, 2000 आई थी, ये स्कोर आ गया मेरे पास 2000। वाई एम प्लस अगर ये 400 है तो ये मेरे पास स्कोर कितना आना चाहिए, 1600। एक बार चेक कर लो, वाई मेरे पास 1200 था, 1200 यानी 1600 अपॉन 4 करूंगा तो 400 आएगा, 1200 प्लस 400 इज इक्वल टू 1600। इसका 20% बढ़ा दो, दिस इज इक्वल टू 2400, है ना। 1600 में से 400 गया तो कितना आएगा, 1200, या 3600 में से 2400 घटा दो तब भी मेरे पास कितना आ जाएगा, 1200 निकल कर आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा मेरे भाई, ठीक है। अब क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, क्योंकि मुझे बार बार क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। क्लियर है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस इसके देख लो। फॉर एस एम यानी स्मृति मंदना, पहले आप स्मृति मंदना का टोटल स्कोर देख लो, 3600 ये है, 2400 1200, ठीक है, 3600 2400 1200, दिस इज 3600। पहले वाला टेस्ट मैच है, दूसरे वाला आपका ओडीआई आपका दिया हुआ है 1200, ठीक है। 20% रन स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अच्छा रन अमंग ओडीआई मांग रहा है, आउट ऑफ द रन स्कोर्ड इन ओडीआई, तो ओडीआई में इनका स्कोर कितना दिया हुआ था, 1200, 1200 है। अगर 20% रन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया होंगे ओडीआई में, है ना, ठीक है, तो फाइंड द रन स्कोर्ड बाय स्मृति मंदना अगेंस्ट अदर टीम्स अदर देन ऑस्ट्रेलिया आर हाउ मच मोर और लेस देन टोटल रन स्कोर्ड बाय जमीमा रॉड्रिक्स, ठीक है। तो सिंपल है, अगर इसका 20% इनका स्कोर रहा होगा किसमें, ओडीआई में अगेंस्ट, आई मीन ओडीआई की बात हो रही है, इसका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रहा होगा, तो भाई बाकी जो बचा हुआ होगा 80%, 12 8 96, ये 960 रन इन्होंने स्कोर किए होंगे अदर देन ऑस्ट्रेलिया। ये कहानी क्लियर है, इसी का ही मेरे से गैप मांग रहा है वो, किनके स्कोर से कंपेयर कराना है मुझे, मेरे को इनके स्कोर से कंपेयर कराना है, टोटल रन स्कोर्ड बाय जमीमा रॉड्रिक्स। तो जमीमा रॉड्रिक्स का इतना तो मुझे याद हो गया, है ना, जमीमा रॉड्रिक्स का और इनका शिफाली वर्मा का दोनों के स्कोर टोटल सेम है, 1500 से मुझे गैप निकालना। सिंपल है, कैलकुलेशन भी देखो बहुत आसान है भाई, पहले 40 इसमें ऐड कर दो, 1000 तक पहुंच जाएंगे, 500 इधर से आ जाएगा, तो 500 प्लस 40 इज इक्वल टू 540 इज योर करेक्ट आंसर। क्या ये कहानी क्लियर होती है, ठीक है, 540 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अपने को क्या है कि एक डेफिनेशन इसने दी थी, हालांकि बहुत नॉर्मल है, एवरेज है। देखो द नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस प्लेड बाय हरमनप्रीत एचआर मतलब हरमनप्रीत कौर आर वाई बाय 20 एंड हर एवरेज इन T20 मैचेस। अब T20 के बारे में जानकारी नहीं थी, वो 12 ज्यादा होगा इन द टेस्ट मैचेस, ठीक है, एवरेज की बात हो रही है, एवरेज 12 ज्यादा है, किससे 12 ज्यादा है, जो भी इनका हरमनप्रीत कौर का टेस्ट मैचेस में एवरेज आया है ना, तो इतना तो पता चल रहा है। आप इंफॉर्मेशन आप कोई सी भी पहले पढ़ो, कैसे कनेक्ट करो वो तो आपके ऊपर है, बट यहीं पर आप हाथ क्या ध्यान दे लो, एवरेज ऑफ ए बैटर कैसे निकाला जाएगा, रन स्कोर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस। अब मुझे रन स्कोर्ड तो मुझे पता है ना, टेस्ट में कितना है, ओडीआई में कितना है, वो मैं अपना एवरेज निकाल लूंगा। तो अगर यहां से मेरे पास वाई की वैल्यू मुझे पता है, तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस इनके हरमनप्रीत कौर के निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, फाइंड द टोटल स्कोर्ड बाय हर इन T20 मैचेस इफ शी प्लेड अ टोटल 0.1 m T20 मैचेस। सिंपल, देखो सबसे पहले टेस्ट मैचेस आप देखो, है ना, फिर आप देखना T20 मैचेस कितने खेले, y बाय 20, y की वैल्यू कितनी थी 1600 अपॉन 20, है ना, तो सिंपल यानी 80 टेस्ट मैच खेले होंगे, और T20 मैच कितने खेले, m की वैल्यू 1200 थी, 1200 का 0.1 आप कर दो, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 120, मैचेस तो आ गए। अब हरमनप्रीत कौर का टेस्ट में आप स्कोर देखो, ओडीआई की तो बात नहीं हो रही है ना, ओडीआई की तो बात नहीं है, टेस्ट मैचेस में हरमनप्रीत कौर ने इन्होंने स्कोर कितना किया, 1600, ठीक है। तो सिंपल है, अगर मैं टोटल रन्स को नंबर ऑफ मैचेस से डिवाइड कर दूंगा तो ऑन एन एवरेज इन्होंने हर मैच में जो रन स्कोर किए होंगे वो आपके 20 होंगे। अब ये टेस्ट मैचेस का आपके पास एवरेज है ना, अगर मैं इसमें 12 ऐड कर दूंगा
तो मेरे पास ये T20 का एवरेज निकल कर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 32। अब 32 हर मैच में रन बनाया T20 में, नंबर ऑफ मैचेस इन्होंने कितने प्लेट किए 120। वो कैसे निकाला, वो साफ साफ इसने दिया हुआ है इन फॉर्म ऑफ सिंपल मल्टीप्लाई बाय 120। ठीक है, तो 12 कितना हुआ भाई 36, ब्रेक करके कर रहा हूँ कैलकुलेशन, है ना, यानी 30 + 2 मैं कर देता हूँ। 12 कितना हुआ 36, यानी 3600, 12 दूनी कितना हो गया 24, सिंपल 048, दिस इज 3840 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखो आपने यहाँ पर मेहनत की है ना, सेट में यहाँ पर मेहनत की है, ये मेहनत वाला सेट था स्टार्टिंग में। कुछ सेट ऐसे होंगे कि डायरेक्ट डाटा दिया हुआ है और हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग एफर्ट निकालना पड़ेगा, करना पड़ेगा आई मीन, है ना। तो ये वाला ऐसा सेट था कि इसमें 80% चीजें हम पहले कर चुके हैं, आई मीन इसमें पहले इनिशियल स्टेज पे हमने डाटा निकाल दिया। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। अब आप देखो, द एवरेज रन स्कोर्ड बाय एचआर एंड विराट कोहली टेस्ट एंड ओडीआई, अगेन देखो y प्लस एम का दिया हुआ है ना, डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर्ड बाय विराट कोहली एंड टेस्ट मैचेस इन ओडीआई 2760, फाइंड द रन स्कोर्ड बाय विराट कोहली इन टेस्ट मैचेस, हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द रन स्कोर्ड बाय जमीमा रॉड्रिक्स इन ओडीआई मैचेस। अब आप देखो, सबसे पहले आप एचआर और जमीमा रॉड्रिक्स, है ना, इन दोनों का आप देख लो। एचआर का जो टोटल स्कोर है ना, वो तो आई थिंक 2000 था, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। कंपैरिजन किससे कराना है, जेआर का, जमीमा रॉड्रिक्स का, इन्होंने ओडीआई में कितना स्कोर किया होगा वो देख लेते हैं, है ना। बाकी तो डाटा निकल ही जाएगा, है ना, जो टेबल वाला डाटा पहले आप देख लो। जमीमा रॉड्रिक्स ओडीआई में स्कोर इन्होंने किया है 600 रन। ठीक है, इन्होंने स्कोर किया 600 रन। अब आप आ जाओ इस 600 से कंपेयर करना। ठीक है, अब आप ये आओ कि देखो एवरेज रन स्कोर किया है ना एचआर का, है ना, और विराट कोहली का अगर मैं स्कोर देखूंगा, इनका एवरेज स्कोर टोटल y प्लस एम, वाई की वैल्यू निकालने में मेहनत हमारी लग चुकी है। y आया 1600, m की वैल्यू कितनी थी भाई 1200, तो टोटल कितना हो गया, दिस इज 2800। 2800 का डबल आप कर दोगे तो 2000 तो इनका इनका था हरमनप्रीत कौर का। विराट कोहली का कितना था, दिस इज 2800 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। तो विराट कोहली ने, इन्होंने स्कोर कितना किया होगा 5600 में से 2000 चला गया, तो 3600 स्कोर रहा होगा विराट कोहली का, है ना, टेस्ट में प्लस ओडीआई मैचेस में, दिस इज 3600। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पोर्शन हम लोगों ने कर लिया। द इम्पोर्टेंट फैक्टर अब इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में इसमें क्या है कि विराट कोहली ने जो रन स्कोर किए हैं टेस्ट में और ओडीआई में, उनका डिफरेंस दिया हुआ है। बट मुझे ये नहीं पता अभी कि टेस्ट में मेरे पास ज्यादा होंगे या टेस्ट या ओडीआई में मेरे पास कम होंगे, है ना। समझना, मैं बोल रहा हूँ कि टेस्ट और ओडीआई का गैप आपको दिया हुआ है, दिस इज 2760। ठीक है, अब आपको ये थोड़ी पता है कि भाई टेस्ट का ज्यादा है या आपका ओडीआई का ज्यादा है, हमें तो नहीं पता दोनों में से किसका ज्यादा है, बिकॉज जो गैप है वो क्या है, टेस्ट और ओडीआई का गैप है। ये टेस्ट माइनस ओडीआई भी हो सकता है और ओडीआई माइनस टेस्ट भी हो सकता है। बट आपको क्या ध्यान देना है, देखो ये बहुत छोटी छोटी चीज है ना, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। रन स्कोर्ड बाय विराट कोहली इन टेस्ट मैचेस, हाउ मच परसेंट लेस, किससे लेस, यानी ये जो डाटा आना चाहिए कम आना चाहिए, लेस देन द रन स्कोर्ड बाय ओडीआई। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि जो भी विराट कोहली ने टेस्ट में स्कोर किया होगा वो परसेंटेज कम मांग रहे हैं, लेस मांग रहे हैं। तो इसका मतलब जो भी स्कोर आया होगा वो 600 से मेरे पास क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। क्या ये कहानी क्लियर होती है ना, क्लियर है, समझ रहे हो। आप एक बार दोबारा समझा दो, देखो टेस्ट प्लस ओडीआई, टेस्ट माइनस ओडीआई, मुझे नहीं पता टेस्ट में और ओडीआई में कितना स्कोर रहा होगा, मैं दोनों स्कोर निकाल देता हूं। अब ये क्लियर है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो, एक बार दोनों को ऐड कर दो। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट में करता हूं, है ना, फिर उसका आधा करता हूं, तो एक स्कोर मेरे पास कितना आ जाएगा, यानी यहां से आप ले लो, देखो 2760 है ना, 240 तो यहां से आ गया और 600 यहाँ आ गया, इन दोनों का गैप ले, सिर्फ दो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा हूं, जो ए प्लस बी और ए माइनस बी करके हम लोग करते हैं। तो ये आया 840, 840 डिवाइडेड बाय 2, यानी एक स्कोर जो आ गया वो मेरे पास आ गया 420। ये कहानी क्लियर होती है। 420 36 में से घटा दोगे तो 313180 आ जाएगा। अब आपको ये तो नहीं पता ना कि ओडीआई का ये वाला है या ये वाला है, बट इसने क्या कहा, रन स्कोर्ड बाय विराट कोहली इन टेस्ट मैचेस कितना परसेंट कम है, तो ये वाला जो भी स्कोर वाला हम विराट कोहली का टेस्ट मैचेस वाला लेंगे, दैट शुड बी लेस देन 600, तभी तो मेरे पास परसेंटेज लेस आएगा। अगर आप 3180 वाला ले लेते हो तो परसेंटेज ज्यादा वाला आ जाएगा, है ना। तो इतना इसे आपको इसमें इसमें काम करना था, थोड़ा सा इस वाले पॉइंट को पॉज करके आपको देखना था।
अब मुझे पता चल गया भाई 420 में लूंगा, है ना, अब पता चल गया 420 क्यों लूंगा। गैप देख लो, 6 7 42, ये 70% है, ये 100% है, तो ये 70 वाला 100 से कितना कम है, 30% कम दिया हुआ है। आंसर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है, चलो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। आप इस वाले पॉइंट पे आप थोड़ा सा देख लीजिए, मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन एक्स्ट्रा इसलिए कर दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन। ठीक है मेरे भाई, चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The difference between the runs scored by Smriti Mandhana in ODI in test matches and runs scored by HR in test matches. सबसे पहले स्मृति मंदना का गैप देखना है और एचआर का टेस्ट में देखना है, इसका रेशियो चाहिए। सिंपल है, स्मृति मंदना का दोनों का गैप देखो भाई 2400 और इन दोनों का 1200 का गैप आया 1200, और हरमनप्रीत कौर ने इन्होंने कितना स्कोर किया टेस्ट मैचेस में 1600 स्कोर किया, तो इन दोनों का रेशियो निकाल 1200 और 1600 का, पहले कौन सा बाद में कौन सा वो पंगा ना होना चाहिए भाई, बस रिस्पेक्टिव रेशियो चाहिए। तो डिफरेंस वाला पार्ट 1200 1600, 4 3 12 और 4 चौक 16, 3:4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट सेट आ जाओ। ये क्वांटिटी कंपैरिजन, अगेन सिंपल क्वेश्चन है। एवरेज रन स्कोर्ड बाय एसएम एंड एसवी टुगेदर इन टेस्ट मैचेस, एसएम एंड एसवी का देख लो, एसएम एंड एसवी ये रहा इन टेस्ट मैचेस, एसएम एसवी टेस्ट मैचेस पे आ जाओ। 2400, एसवी कितना है 1000, है ना, तो 2400 प्लस 1000 का एवरेज मैं लूंगा 3400 अपॉन 2, 3400 अपॉन 2 दिस इज 1700। पहली क्वांटिटी तो ये। सेकंड, सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड आप देख लो, सेकंड बोल रहा है 2.25 टाइम्स ऑफ जेड, तो 2.25 टाइम्स ऑफ जेड। जेड की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने, जेड की वैल्यू 2000 थी मेरे भाई, याद आ गया, है ना, तो 4000, तो ये इसका 25% लूंगा। क्लियर है ना भाई, ये तो नॉर्मल आप 4000 करोगे, है ना, इसका 25% लोगे तो 500, यानी एक वाला ये वाला पोर्शन तो आ गया 4500। टोटल रन से गैप देखना है ओडीआई मैचेस में, ऑल बैटर टुगेदर, तो ओडीआई में आप रन्स निकाल दो भाई सबको। 12 4 16, सिर्फ प्लस कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, 12 + 4 16, 16 तो ये हो गए 16 और 11, 600 500 1100, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, बस 1200 400 1600 1600 और 6 5 11 2700 आ जाएगा भाई, दिस इज 2700। ठीक है, तो 2 4 5 0 में से 2700 आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये मेरे पास आ गया 13 और 5 यानी 1800 आ जाएगा। क्वांटिटी 1 1700, quantity second is 1800, that means quantity 1 is less than quantity 2 is your correct answer। ठीक है मेरे भाई, चलो तो आई होप ये आपको सेट क्लियर हुआ होगा, मैं नहीं समझता आपको कोई कंफ्यूजन होगी। ठीक है, बट फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप एक बार इसका वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिएगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई भी कंफ्यूजन आती है आप प्लीज एक बार कमेंट करिएगा, मैं आपको तुरंत बता दूंगा, है ना, कि भाई कहाँ आपको कंफ्यूजन है, क्या है कैसे नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। दैट इज अ वेरी 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 ब्यूटीफुल सेट। अब आप मतलब ब्यूटीफुल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, है ना, कॉन्सेप्ट तो आपको सब सब आता है, मेरे को पक्का पता है आप सारी चीजें कर लोगे, मतलब क्या होता है लेंथ जो होती है ना, मतलब जैसे मैंने कोशिश की कि भाई इसको आरआरबी पीओ में क्लर्क मेंस के हिसाब से ही बिल्कुल बनाना है, तो कई बार क्या होता है सेट बिल्कुल परफेक्ट बन जाते हैं, ना 1 इंच ऊपर ना 1 इंच नीचे, तो ये ऐसे वाले सेट आपके दिए, 2 क्वेश्चन की जगह हो सकता है ये कि 3 क्वेश्चन का कैरी करे, है ना, वो एक बात अलग है। ठीक है मेरे भाई, चलो तो अगेन आपको डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, the time taken by boat P to travel 480 km downstream distance is 4 hours less than the time taken by the same boat to travel 360 km upstream। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन है, दोनों के टाइम का गैप दिया हुआ है, सेम बोट है P, स्पीड ऑफ बोट P इन स्टिल वाटर Z + 2i, टाइम टेकन बाय बोट Q टू ट्रेवल 720 km डाउनस्ट्रीम इज 27/1 hours। अब सेकंड बोट आ गई, speed of boat R in still water is equal to the sum of the downstream speed of boat P and downstream while speed of boat Q in still water। Speed of boat R in still water is equal to the sum of the downstream speeds of boat P and Q, अच्छा boat P and boat Q, while the speed of boat Q in still water is equal to the upstream speed of boat P। ठीक है जी, all boats rowing in same river with stream speed is Z km/h। ठीक है, देखो अगेन इंटरकनेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, है ना, नंबर्स तो मुझे दिए हुए हैं, नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या है कि कौन सी स्पीड किसकी अपस्ट्रीम है डाउन स्ट्रीम है, किसकी स्पीड स्टिल वाटर के किसके इक्वल है, तो उसमें थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा।
सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो कि सारी बोट्स की जो रिवर की स्पीड है वो जेड है, कंफ्यूजन ना हो। मैं सिर्फ इनकी स्टिल स्पीड लिख रहा हूँ, स्टिल स्पीड आप ध्यान रखेंगे। पी की अगर स्टिल स्पीड निकालूंगा तो दिस इज जेड प्लस 2y, वो तो ऑलरेडी अपने को दी हुई है। अब क्यू की स्टिल स्पीड निकालो मेरे भाई, क्यू की स्टिल स्पीड किसके बराबर होगी, इक्वल टू अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। तो अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट कैसे निकालोगे भाई, स्टिल वाटर स्पीड माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम जेड, कैंसिल आउट, तो इसकी स्टिल जो स्पीड आ गई दिस इज इक्वल टू 2y। क्या ये कहानी क्लियर होती है। आर की जो स्टिल स्पीड है, अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है ना, क्वेश्चन मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, बट मेरी मेरी जो कंफ्यूजन है पहले वो क्या है, पी क्यू और आर का पंगा ना हो कैलकुलेशन में, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करता हूँ, है ना, कैलकुलेशन, है ना, जेड का वाई, वाई का जेड ना कर दूं, इसलिए पहले मैं ये वाला हटा रहा हूँ कि पी क्यू और आर का स्टिल वाटर का मेरे पास एक स्पीड हो जाए। बाकी तो क्वेश्चन मुझे को समझ में आ रहा है कि भाई कैसे कैसे करना है। ये किसके इक्वल है, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ पी एंड क्यू, इन दोनों का सम दिया हुआ है। अब देखना, इसकी स्टिल वाटर स्पीड प्लस रिवर की स्पीड, इसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड हो गई, प्लस इसकी स्टिल वाटर स्पीड प्लस इसकी रिवर की स्पीड, दिस इज इक्वल टू जेड। ठीक है, स्टिल वाटर प्लस जेड, स्टिल वाटर प्लस जेड रिवर की, तो दोनों के डाउनस्ट्रीम स्पीड का सम है ये आर की स्पीड। अब देखो जेड जेड और जेड, 3z, दिस इज 3z प्लस 4y इज द स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट आर। क्या ये कहानी क्लियर होती है, बिल्कुल क्लियर होती है मेरे भाई। अब आप आ जाओ, जैसे जैसे जो जो वो फ्रेम करने को बोल रहा है वैसे वैसे कर लो भाई। डाउनस्ट्रीम निकालो, है ना, डिस्टेंस 480 का पी के हिसाब से, अपस्ट्रीम निकालो 320 करने में उसको कितना टाइम लग रहा है ना, अपस्ट्रीम, और आप क्या करो उन दोनों का गैप 4 कर दो, है ना। सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन, सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या कनेक्शन मिलेगा मुझे, बोट क्यू का देखो 72 किलोमीटर और टाइम जो दिया हुआ है ना वो मुझे एक वेरिएबल वाई में आपका देती है, तो यहां से मेरा सिनारियो तो बन रहा है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, फ्रेम करो भाई। ये 4 घंटे ज्यादा है, 4 घंटे कम है, तो इसका मतलब अपस्ट्रीम वाला टाइम ज्यादा होगा, क्लियर है। तो डिस्टेंस 360, है ना, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट क्यू, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट क्यू, बोट क्यू का स्टिल वाटर कितना है, दिस इज 2y माइनस स्पीड ऑफ रिवर, दिस इज द अपस्ट्रीम स्पीड, गैप क्योंकि ये पोर्शन ज्यादा है 480। ठीक है, अब आप डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालोगे, नहीं बोट क्यू की नहीं है, सॉरी सॉरी, दिस इज द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट पी की बात हो रही है ना, हाँ बोट पी सेम है, बोट पी है, रियली सॉरी, है ना, एक मिनट रुक जाओ, इसको दोबारा हटाओ। देखो पी की बात हो रही है, 360 वाला और 480 वाला, इसकी देखो जेड प्लस 2y है, इसमें से आप जेड घटा दोगे, है ना, तो इसकी अपस्ट्रीम स्पीड निकल कर आ जाएगी, दिस इज कैंसिल आउट, और जेड प्लस 2y प्लस जेड ये आया, इन दोनों का गैप मेरे पास 4 दिया हुआ है ना। तो अब हम लोग बाद में सॉल्व कर लेंगे, अभी सॉल्व कर लो आप जो काटा, मतलब जो आपको कैंसिल आउट करना है, या फिर हम देख लेंगे बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। दिस इज 480 ओवर, दिस इज ये क्या है, जेड और जेड यानी 2z प्लस 2y, ये पोर्शन मेरे पास निकल कर आ गया, ये पोर्शन मुझे क्या दिया हुआ है 4। यहाँ तक कहानी क्लियर है, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा इसमें। अब आप सेकंड आ जाओ, क्यू के बारे में क्या बोल रहा है ना, क्यू के बारे में क्या बोला था, 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, ध्यान रखना डिस्टेंस, इसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड, स्टिल वाटर कितना है 2y प्लस जेड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये निकल कर आया टाइम, दिस इज 27 ओवर y आ जाएगा, क्लियर। अब 9 का 3 टाइम्स, है ना, 9 ये 27, 9 अट्ठे 72 से सॉल्व करना है आपको। 8y इक्वल टू 3 इंटू 2 6y प्लस 3z आ गया, 2y की जो वैल्यू निकल कर आ गई दिस इज इक्वल टू 3z, y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दिस इज 1.5z। अब समस्या का समाधान हो गया, कैसे, क्योंकि y और z दो वेरिएबल थे, नंबर्स तो मेरे पास थे, दो इक्वेशन बन रही है, मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है ना। अब अपना एक पॉज तो ये था ना भाई, सारा ये इंपॉर्टेंट काम था अपना, स्टिल वाटर किसका किसके रेस्पेक्ट में दिया, वो अपने को टाइम लगने वाला प्रोसेस था। सेकंड, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर, अब सिर्फ आपको नंबर्स निकालने हैं, y को 1.5z आप पुट कर दो, जैसे मर्जी आप सॉल्व कर लो, 360 ओवर y को 1.5, y की वैल्यू 1.5z, मैं इसको सिंपल 3z लिख सकता हूँ मेरे भाई, 480, ठीक है, और y को आप पुट करोगे 1.5z, दिस इज 2z, अगेन 1.5 3z, तो ये पोर्शन कितना आ जाएगा 5z, ठीक है। तो 120 अपॉन जेड, क्लियर है ना, 3 से काटा मैंने, ये 120 आ गया मेरे भाई, है ना, और ये 480, 480 में 5 5 निम 45 और 5 6 30, दिस इज इक्वल टू 4,
24 अपॉन जेड इज इक्वल टू 4, 4 का 6 गुना गया तो जेड की वैल्यू आ गई 4। अगर जेड की वैल्यू 4 है, नहीं 6 आ जाएगी, सॉरी, है ना, 4 का 6 टाइम्स अपने को करना है। y 1.5 जेड है, y की वैल्यू 1.5 टाइम्स ऑफ 6, 15 6 90, यानी कितना आ जाएगा, ये 9 निकल कर आ जाएगा। कहानी क्लियर है ना, बहुत बढ़िया सेट है और 3 क्वेश्चन का बनता ही बनता है। भले ही मैंने क्वेश्चन इसके शायद आसान पूछे होंगे, बट एक लाइन और एक्स्ट्रा करके तो आपका 3 का बना देगा। कोई इसी इसमें मतलब, आप, मेरा कहने का मतलब है, आप ये मत देखा करो कि क्वेश्चन का लेंथ क्या है, आप ये देखा करो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। हो सकता है लेंथी इतना क्वेश्चन भी नहीं देता मैंने, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं देता, हो सकता है कई बार थोड़ा सा 2 4 5 10% ऊपर नीचे हो जाती है चीज, ठीक है। 9 एंड 6 आ गया। अब जो निकलवाएगा क्वेश्चन में वो हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि सारा खेल ही जेड और वाई का आपका दिया हुआ था, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, अब अपने क्वेश्चन करने, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय बोट R to travel 270 kilometer downstream distance and given downstream distance by boat Q with upstream speed, ठीक है। देखो डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड लेने में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इतना अपने को काम करना है। दिस इज 270, है ना। सबसे पहले आप ये निकालो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस 270 R का। अब आप देखो, है ना, इसकी स्टिल वाटर स्पीड है 3z प्लस 4y, है ना, दिस इज 3z प्लस 4y, ये स्टिल वाटर स्पीड है। इसने अपस्ट्रीम, इसने डाउनस्ट्रीम जाना है तो प्लस जेड और करूंगा मैं इसके अंदर, है ना, ये कहानी क्लियर होती है, प्लस जेड और करूंगा, क्यों, रिवर की स्पीड ऐड होती है डाउनस्ट्रीम। तो ये कहानी बनी, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ जेड प्लस 4 टाइम्स ऑफ वाई। अब आप जेड और वाई की वैल्यू पुट कर दो भाई, 4 6 ये तो कितना हो गया 24, 9 वैल्यू है, 9 चौक कितना हो गया 36, 24 प्लस 36, ये इसकी जो डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई, दिस इज इक्वल टू 60, ठीक है। अब क्यू के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्यू ने क्या किया है, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर करना है जो दिया हुआ है, लेकिन अपस्ट्रीम स्पीड से करना है। कहने का मतलब है ये 72 किलोमीटर इसको अब अपस्ट्रीम स्पीड से करवाने वाला टाइम वो मुझसे मांग, क्लियर है। तो इसकी तो कहानी अपने को समझ में आ गई, से कि आपने 60 गैप अपने को देखना है ना, 6 6 6 चौक 24 आधा, दिस इज 4.5 आवर्स, तो यहाँ से लग जाएंगे, ठीक है। अब आप, अब आओ भाई, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड वाला 72 इसने ट्रैवल किया था, अप स्ट्रीम स्पीड से मुझे करवाना है, ठीक है। तो अब देखो इसकी स्टिल वाटर स्पीड कितनी है 2y, है ना, इसमें से जेड आप घटा दोगे तो 2y यानी 9 इंटू 2 में से आपने को जेड यानी 6 घटा देने, ये कहानी क्लियर है। यानी रिवर की स्पीड सब्ट्रैक्ट कर दो, 18 माइनस 6 कितना आ जाएगा 24, नहीं 18 माइनस 6 कितना आ जाएगा 12, ठीक है। मैंने 18 प्लस 6 कर दिया, तो 12 12 का कितना टाइम्स करोगे मेरे भाई, 12 6 72, 6 और 4.5 का अपने को गैप लेना था, दिस इज इक्वल टू 1.5 आ जाएगा। बस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। हम लोग मेहनत कर चुके हैं इतनी सारी, है ना, यहाँ पर निकालने में आराम से जेड की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, जेड की वैल्यू 3, ठीक है। इसमें देखो एक क्वेश्चन और पूछ सकता था, कोई और दूसरी बोर्ड दी थी, उसकी स्पीड इतनी है तो बताओ इतने घंटे में कितना ट्रैवल करेगी वो, या बोल देता कि मान लो बोट पी एंड बोट क्यू है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक आपका क्या हो जाता डाउन स्ट्रीम स्पीड में और एक आपका हो जाता अपस्ट्रीम स्पीड में, तो कितना समय लगेगा उन दोनों को मिलने में, या कितनी दूरी वो तय करेंगे, वो एक बहुत छोटी छोटी चीजें है। मेन क्या था अपना, इस इन पी क्यू आर के कॉन्सेप्ट को निकालना, है ना। चलो मेरे भाई, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ जाओ। आगे देखो ये बहुत छोटा सा सेट दिया हुआ है आपका, इसे बैलेंस किया मैंने, 2 क्वेश्चन कर लिए अपने, है एक ही क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके दूसरी ट्रेन से आप कंपेयर करा लो, तो ऐसे ही अपने आपके क्वेश्चन बनते हैं, बट आप कॉन्सेप्ट देखिएगा इसका, है ना, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ट्रेन का, ठीक है। ट्रेन पी एंड ट्रेन क्यू क्रॉस ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन 85/4 seconds, ठीक है। ट्रेन पी क्रॉस ए पर्सन इन द सेम डायरेक्शन रनिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर इन 22.5 seconds, ठीक है जी। And the length of train P is 450 meters, which is 50 meters more than that of train। ये जानकारी थी, देखो ये तो साफ साफ निकल गया भाई। ट्रेन पी की जो जो जैसे आप डाटा निकाल पा रहे हो पहले वो निकालो भाई। ट्रेन पी की लेंथ तो मुझे 450 दे दी, है ना, वो 50 कम है, 50 आई मीन ज्यादा है, विच इज 50 मीटर्स मोर देन दैट ऑफ ट्रेन क्यू। तो ट्रेन क्यू की लेंथ आप निकाल लो ना, यानी 450 में से अगर मैं 50 घटा दूंगा, 50 ज्यादा है तो यानी ट्रेन क्यू की लेंथ आ जाएगी 400, इसमें तो कोई समस्या नहीं आई मेरे को, सिंपल हो गया ये तो। अब आप देखो, है ना, क्या मांग रहा है वो अपने से, देखो 18 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन पी की 2 सिनेरियो दिए हुए हैं,
क्या ट्रेन पी और क्यू एक बार तो क्रॉस कर रही है 85/4 सेकंड्स में, एक इक्वेशन यानी एक यहां से मैं डील करूंगा। सेकंड क्या है, ट्रेन पी ना एक पर्सन को क्रॉस कर रही है जिसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बस यूनिट्स का अपने को ध्यान रखना है, आप कौन सा सिनेरियो पहले ले रहे हो वो आपकी चॉइस है। आप यहां से देखो, जब ट्रेन पी एक पर्सन को क्रॉस करेगी सेम डायरेक्शन में, है ना, इसकी स्पीड और पर्सन की स्पीड दोनों की सब्ट्रैक्ट होगी, है ना। और लेंथ क्या होता है भाई, ट्रेन को आप किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, पर्सन के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, तो पर्सन ने क्या देखा होगा, सिर्फ लेंथ ऑफ द ट्रेन देखी होगी। हमेशा ट्रेन क्या करते हैं, मैं ट्रेन पी की बात कर रहा हूँ, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, क्यू ट्रेन की बात कर रहा हूँ, तो भैया ठीक है, इसने क्या देखा, लेंथ ऑफ द ट्रेन देखा, इसकी खुद की लेंथ भी है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। पर्सन की तो क्या ही लेंथ होगी, है ना, सिंपल। तो इसलिए क्या हो गया, डिस्टेंस सेम एज द लेंथ ऑफ द ट्रेन आपका क्या होगा भाई, आपका जो भी है कवर होगा। तो लेंथ अपने को तो पता है ना 450, है ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड कितनी दी हुई है, यानी रिलेटिव स्पीड लूंगा, इसकी ट्रेन की ज्यादा होगी पर्सन से, है ना। एक्स अपने को या पी मान लो, पी माइनस 18 किलोमीटर पर आवर है, जैसे मर्जी आप कन्वर्ट कर सकते हो, 5/18 कर लो, है ना, 5 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर लो। टाइम अपने को कितना दिया होता है इसका, 22.5 सेकंड, 22.5 सेकंड कितना होता है, 45/2, 45 का कितना टाइम्स आ जाएगा, 10 टाइम्स आ जाएगा, 10 दूनी 20, तो पी की जो वैल्यू निकल कर आ गई, दिस इज 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, दिस इज द स्पीड ऑफ ट्रेन पी, ठीक है। अब आप सेकंड सिनेरियो लो, सेकंड में क्या आ जाएगा, ट्रेन क्यू की मुझे जो स्पीड नहीं पता थी, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, डायरेक्शन है ऑपोजिट इनकी, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो दोनों की लेंथ आप ऐड करोगे, है ना, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन लो, ट्रेन पी की 25 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड आप क्यू की x मान लो, है ना, मल्टीप्लाई टाइम अपने को कितना दिया, 85/4, दिस इज 85/, सिंपल। ये आ गया मेरे पास भाई 10 यानी 40, तो ये आ गया मेरे पास, है ना, सॉरी 25 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो क्या मेरे को यहाँ से कहानी क्लियर होती है कि भाई ट्रेन क्यू की जो स्पीड जो मुझसे मांग रहा था, या जो भी अगर मांगेगा, तो 15 मीटर पर सेकंड है, यानी ये मुझे ट्रेन पी की स्पीड नहीं पता थी, ट्रेन क्यू की भी निकल गई, ट्रेन पी की भी। क्लियर है कहानी, सिंपल, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन क्यू इन किलोमीटर पर आवर, भाई 15 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में करना है, तो 18.5 से करते हैं, बड़े फैक्टर से, ठीक है ना, 5 का 3, 18 तिया कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, दिस इज 54 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन है ये एक्चुअली में एक क्वेश्चन है, यहीं पे रोक दो चाहे तो, बन गया एक क्वेश्चन आएगा, आप इसको डील कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा इसने बढ़ा दिया तो भाई वो भी देख लेते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन आर इज ट्वाइस एज दैट ऑफ पी, ट्रेन आर की जो लेंथ है वो 450 का दुगना इसने दी, 450 थी ना पी की, हाँ पी की 450, इसका डबल आप कर दो, कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। इट क्रॉसेज अ पोल इन जेड माइनस 36 सेकेंड्स, ठीक है। Find the difference between the speed of train P and R where the speed of train Q is z किलोमीटर पर आवर। अब देखो अभी अभी आपने निकाल लिया Q की स्पीड z किलोमीटर पर आवर, है ना, Q की स्पीड z किलोमीटर पर आवर यानी 54 आ रही थी मेरे पास, ठीक है। अब टाइम जो होगा इसका 54 में से 36 घटाना है, वो इतने सेकंड्स हो जाएगा, ठीक है, 9 सेकंड्स आ जाएगा, ठीक है। यूनिट में कंफ्यूजन मत करना, ये जेड ना सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा है ना, जेड किलोमीटर पर आवर में जो न्यूमेरिकल वैल्यू 9 सेकंड यानी 18 सेकंड, सॉरी 18 सेकंड में ट्रेन आर, है ना, 18 सेकंड में ट्रेन आर आपके एक पोल को क्रॉस करती है, 18 पंजे 90 यानी 50 मीटर पर सेकंड ट्रेन आर की स्पीड आ जाएगी। ट्रेन पी की जो स्पीड थी वो 25 मीटर पर सेकंड थी। इन दोनों स्पीड्स का अपने का गैप मुझसे मांग रहा है, सिंपल है ना, ये तो मांग रहा है, किलोमीटर पर आवर में अपने को निकालना है भाई, दोनों का गैप आ गया 25 मीटर पर सेकंड, फिर अगेन उसको 18/5 से करोगे, 5 से ही कितना आ जाएगा मेरे पास भाई, अगेन 5, है ना, हाँ 5 आएगा, 5 पर 25, 18 पंजे 90, दिस इज 90 किलोमीटर पर आवर इज द गैप ऑफ स्पीड ऑफ पी एंड आर, दिस इज 90। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन है आपका, है ना, आरआरबी क्लर्क मींस के हिसाब से। बस इसमें क्या करना है, एक वेरिएबल आपको दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट का सिंगल सिंगल क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक मिनट रुकना मेरे भाई।
द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन 9,000 for 2 years is 2z% is 3,000 less than the simple interest earned on 12,000 for 4 years at z% per annum. z की जैसी वैल्यू निकलेगी है ना 2 साल के लिए z-5% पर एनम से मुझे 30,000 पे वो अमाउंट निकालना पड़ेगा। सिंपल। सबसे पहले क्या करो 9,000 रुपए है ना 9,000 मल्टीप्लाई 2z% है ना क्लियर है ना सिंपल इंटरेस्ट तो भाई इतने 1 साल का ये है और उसको मल्टीप्लाई कर दिया कितने साल से 2 साल से ये 3,000 कम है तो भाई इसमें 3,000 आप ऐड कर दो है ना ये बराबर आना चाहिए 12,000 का z% के हिसाब से 4 साल ठीक है परसेंटेज से तो भाई 2 जीरो चली गई है ना और 9 दूनी 18z 18 दूनी कितना हो गया 36z प्लस 3,000 ये किसके बराबर आएगा भाई परसेंटेज से 2 जीरो चली जाएगी 12 चौक 48 480 ये 360 आएगा सॉरी है ना 480 जेड आ जाएगा इन दोनों का गैप देखोगे 120 जेड किसके इक्वल आ जाएगा 3,000 कैंसिल आउट कर दो सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी नॉर्मल से 12 दूनी 24 12 पंजे 60 जेड यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे पास 25%। क्लियर है मेरे भाई अब मांग कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो 30,000 पे आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट है ना 25 माइनस 5 20% मेरे भाई अब आपने इतने एग्जाम मतलब इतने सेशन कर लिए आपको वैसे ही पता होगा सक्सेसिव इसका 44% होता है नहीं भी पता है तो ये होता है ना सक्सेसिव परसेंटेज यानी a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 अगेन मैं ये क्यों कर रहा हूँ क्योंकि नंबर मुझे आसान दिए हुए हैं और 20 का तो वैसे भी रटा हुआ रहता है अगर मुझे यहाँ पर कोई फ्रैक्शन में दिया होता है ना कुछ नंबर्स कंफर्टेबल नहीं होते 16.66% होता 33.33% होता तो सिंपल मैं भी फ्रैक्शन से ही करता जैसे 6/5 मल्टीप्लाई 6/5 -1 कर ठीक है नॉर्मल है ठीक है तो ये तो अपना 44% आ गया इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 44% आप निकाल 44 इंटू 3 कितना होता है 4×3 = 12 4×3 = 132 यानी 13,200 रुपया आ जाएगा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर ठीक है आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा ठीक है नेक्स्ट आ जाओ दैट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन ब्यूटीफुल क्यों है ना इसमें क्या है थोड़ा सा आपको ना एक चीज सीखने को मिलेगी नंबर से रिलेटेड ठीक है बैग कंटेन 7 रेड बॉल्स सम ब्लैक बॉल्स एंड सम व्हाइट बॉल्स यानी रेड बॉल है ब्लैक है और व्हाइट है probability of picking 3 balls from the bag each of different color is 9/40 find the difference between the black balls and white balls if the total number of balls in the bag is 16 अब आप देखो मेरे पास 7 तो रेड बॉल्स हैं ब्लैक बॉल्स मुझे नहीं पता मैंने बी मान लिया व्हाइट बॉल्स मुझे नहीं पता मुझे ये नहीं पता है ना इन तीनों का सम तो एक तो मुझे दिया हुआ है 16 है ना ये कहानी क्लियर होती है अब क्या बोल रहा है टोटल 3 बॉल आप निकालिए तीनों आपकी डिफरेंट डिफरेंट कलर की होनी चाहिए तो सिंपल है ना इसमें से एक बॉल निकालूंगा 7C1 है ना एक बॉल इसमें से निकालूंगा BC1 एक बॉल इसमें से निकालूंगा WC1 ओवर 16C ठीक है हालांकि लिखने वाली चीजें नहीं होती है भाई सिंपल है NCR इज इक्वल टू एनी होता है ना NCR इज इक्वल टू एनी ये बहुत छोटे छोटे चीजें हैं जब आप बार बार इनको सॉल्व करते हो ना तो चीजें रट जाती हैं देखो इसे NCR को तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना आपको n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल एंड दिस इज n माइनस r ठीक है तो ये वाला जो पोर्शन आया दिस इज 9/40 आया निकल के मेरे पास ठीक है इसका मतलब दिस इज 7 इंटू b इंटू w ओवर 16 इंटू 15 इंटू 14 नीचे जो 3 फैक्टोरियल आएगा यानी उसको ऊपर लिख रहा हूँ यानी ये आ जाएगा 6 मैंने सिर्फ और सिर्फ है ना मैं चलो बता ही देता हूँ 16C3 को कैसे सॉल्व किया 16 फैक्टोरियल है ना और r यानी 3 फैक्टोरियल और इन दोनों का गैप दिस इज 13 फैक्टोरियल ठीक है यानी 16 मल्टीप्लाई है ना 16 मल्टीप्लाई 15 इंटू 14 मल्टीप्लाई बाय 13 फैक्टोरियल ओवर 13 फैक्टोरियल ठीक है ये जो 3 फैक्टोरियल है ये आपका नीचे दिया हुआ है ना चाहो तो आप इसको डिवाइड बाय 6 करो 3 फैक्टोरियल मैंने इसको ऊपर कर लिया जस्ट फॉर द कन्वीनियंस कि हाँ भाई अब फाइनल में सॉल्व कर लूंगा सिर्फ सॉल्व करने का तरीका समझाने वाली बात ये नहीं है ये तो मैं चलो बता देता हूँ हाथ के हाथ जिसको बिल्कुल भी नहीं पता तो है ना बट फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए यार है ना आपको ये चीजें छोटी छोटी पता होनी चाहिए
बस अब कैंसिल आउट करने में है ना मेरे से गड़बड़ ना हो जाए मेरे भाई, बहुत मेरे को ध्यान रखना है बस। सबसे पहले तो आप देखो 7 वाला पंगा आप हटाओ, यानी 7 का ये कितना टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, यहाँ तो बचा 2। ठीक है, फिर 2 से मेरे भाई इसे काट रहा हूँ मैं 3, है ना, फिर 3 से मेरे पास आ गया 3। ये वाली कहानी, यहाँ पर 3 है, ये अब कोई फैक्टर नहीं है। अब 8 पंजे 40 और 8 दूनी कितना हो गया 16, 5 यानी कितना हो गया 15। इसका मतलब 3 × 3 × 2, यानी एक सिनेरियो मेरे पास बना B × W, है ना। ये मेरे पास कितना हो गया, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, तो ये हो जाएगा मेरे पास। और आप ध्यान से देखोगे कि इन दोनों का बॉल्स का जो सम आपको दिया हुआ है, देखो 3 बॉल्स थी, टोटल 16 है ना। ब्लैक प्लस व्हाइट का जो सम है 7 घटा दो तो वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। अगेन मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको, है ना। देखो a+b और a × b पता है तो सिनेरियो क्या बनता है, हमेशा a² + b² + 2ab वाला करेंगे, ये तो हम लोग कर ही लेंगे। लेकिन नंबर इतने आसान है, आप खुद करके देखो कि दो नंबर्स का, है ना, मेरे पास जो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है वो मेरे पास भाई कितना आ रहा है 18, और इनका सम आना चाहिए 9। फैक्टर करके देखो ना, सीखने वाली चीज ये है जो भी बता रहा हूँ, ये तो हम लोग कर ही लेंगे, है ना। देखो 1 × 18 आएगा, खत्म कहानी। क्या इन दोनों का सम 9 आ रहा है, नहीं आ रहा, कैंसिल। और पहली बात तो यार बॉल ही अपने पास 16, 18 वाला फैक्टर तो लेना ही नहीं था। अब अगले आ जाओ भाई, 9 और 2, 9 दूनी 18, 9 और 2 कितनी होती है 11, सम कितना चाहिए 9। अगेन फैक्टर ही तो कर रहा हूँ मैं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब अगला आ जाओ, 3 और 6 आ जाए, 3 और 6 कितना होता है भैया 9 होता है, खत्म हो गई कहानी। 3 और 6 9, और 3 6 18। बट अभी अपने को ये नहीं पता कि ब्लैक बॉल्स कितनी होंगी, व्हाइट बॉल्स कितनी होंगी। ये या तो 6 3 हो सकता है या 3 6, मतलब कौन सा 3 है कौन सा 6 अपने को नहीं पता। बट अपने को करना भी क्या है, वो मांग क्या रहा है, डिफरेंस मांग रहा है। ब्लैक और व्हाइट में इन दोनों का गैप कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, कोई आपत्ति नहीं होगी इस क्वेश्चन को लेके आपको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो ये भी अच्छा, अब देखो पहला जो हमारा जो सेट था, है ना, पहला जो सेट था उसमें हमने सारा डाटा निकाल लिया था ना, स्मृति मंदना वाले, है ना, जो जो था टेबुलर वाला, सारा डाटा निकल गया था। स्टार्टिंग में एफर्ट लगाया, फिर क्वेश्चन थोड़े से कम एफर्ट वाले थे, धीरे धीरे हम लोगों ने कर दिया। अब ये क्वेश्चन है, इसकी मैंने लैंग्वेज भी चेंज नहीं करी है, दैट इज द सेम क्वेश्चन जो आई थिंक आपका 2023 2024 में था। डाटा चेंज है बस आपका, है ना। डाटा तो भाई ऑब्वियस सी बात है चेंज करूंगा, कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड ऑन करूंगा एक्स्ट्रा, मतलब लैंग्वेज इसलिए चेंज नहीं करी ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए किस लैंग्वेज से आपका क्वेश्चन आया। अब ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, ये ऐसा टाइप का डीआई का सेट है जिसमें आपको डाटा निकालने में एफर्ट नहीं है, डाटा तो सीधा सीधा दिया हुआ है नंबर्स में। हालांकि नंबर्स में नहीं दिया हुआ मेरे भाई, ये आपको कैलकुलेट करना था ऐसे, देखो ये इससे, बट क्या है कि शायद आपको विजिबल ना हो तो मैंने नंबर्स लिख दिए। ये वो टाइप का सेट है कि डाटा आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन आप देखो दो दो तीन तीन लाइन के, यानी सिर्फ डाटा उठाना है हर बार, मेल फीमेल कॉलेज पी इकोनॉमिक प्रोफेसर ये प्रोफेसर वो प्रोफेसर, है ना, 4 5 क्वेश्चन है तो बस उसमें आपको ये वाला है। उसमें आपका पहला डाटा निकल गया था, इसमें आपको बाद में डाटा निकालना है। ठीक है, तो अगेन देखो अब आपकी चॉइस बन जाती है समझाने वाली, कोई कोई डाटा निकालने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। वो क्या बोल रहा है कि टोटल प्रोफेसर मुझे दिए हुए हैं, है ना, और उसमें नंबर ऑफ इकोनॉमिक प्रोफेसर मुझे दिए 5 कॉलेज में। अब देखो सोचने वाली बात क्या है ना, मतलब इसमें ये नहीं बताया है ना, ये तो बहुत छोटी चीज है, कौन सा टोटल है कौन सा इकोनॉमिक्स है ना। अरे यार टोटल तो हमेशा ज्यादा होगा ना भाई, ये टोटल होगा, ये मेरे पास इकोनॉमिक्स होगा, ये तो होगा नहीं कि ये टोटल मान लू ये इकोनॉमिक्स मान लू, सिंपल है। तो अगर समझने के लिए सिर्फ अगर पी की आप बात करो, है ना, आप चाहो तो टेबल बना के आप सारा डाटा निकाल सकते हो। ठीक है, एक बार में आप निकाल लो, आपकी समस्या का समाधान। चाहो तो आप हर क्वेश्चन को डील कर करके आप निकाल लो, तब भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले अपना सारा डाटा निकाल लेता हूँ, है ना, क्या है क्या नहीं है, आपकी चॉइस है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आप जरूरी नहीं है कि मैं पहले आपका सारा डाटा निकाल रहा हूँ, आप भी निकालोगे। जो क्वेश्चन जिसके अकॉर्डिंग मांग रहा है आप उस हिसाब से अपना डाटा निकाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो ये टोटल आ गया, पहले इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, दूसरा मेरे पास किसका आ जाएगा भाई, फाइनेंस का आ जाएगा। क्लियर। पी का आप देखो, पी के टोटल कितने 110, है ना, इसमें सिर्फ 60 आप घटा दोगे, है ना, 60 यानी इकोनॉमिक्स प्रोफेसर है तो 50 आ जाएंगे फाइनेंस वाले। ये 150 है मेरे भाई, इकोनॉमिक्स वाले 40 है तो ये मेरे पास 110 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ये 120 है। अगर ये पोर्शन 120 है, ये वाला पोर्शन 50 है ना, तो 100
120 में से 50 मेरे पास चला जाइए तो ये मेरे पास पोर्शन कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। इधर आ जाओ, 210 है, ये अगर 210 है, 90 इसमें से चला गया, 120 ये बच जाएगा। ठीक है, 190 ये है मेरे भाई, अगर इस 100 चला गया तो मेरे पास 90 बच जाएगा। ठीक है, बट क्या ध्यान रखना है ना, आपको क्या ध्यान रखना है, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स का कभी फाइनेंस ना कर दो, फाइनेंस का इकोनॉमिक्स ना कर दो। ठीक है, चलो क्लियर है, डाटा निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब नेक्स्ट आ जाओ, क्या बोल रहे हैं, इन कॉलेज आर all the economics professors took an average of इतना hours lecture while all the finance took an average of 12 hours lecture, total of 1140 hour lecture were conducted for both subjects, find the value of that। सिंपल है ना। सबसे पहले आप आर पे आओ, आर का इकोनॉमिक्स का डाटा और आपका किसका डाटा दिया हुआ है, फाइनेंस का डाटा कितना कितना दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। आर पे इकोनॉमिक्स 50 और 70। अब आप देखो, आप चाहो ना तो इसको एलिगेशन से कर लो, सिंपल एवरेज से कर लो, आपकी चॉइस। देखो ये क्या होता है, एवरेज यानी एलिगेशन क्या होता है, यानी Z/3 इतने आवर लेक्चर पर फैकल्टी आ रहा है ना, एवरेज है ना। तो अगर मैं एवरेज इनका लेता हूँ, फाइनेंस वालों का तो एवरेज है 12, यानी फाइनेंस वालों की स्ट्रेंथ है 70 और 50 है ना स्ट्रेंथ, तो 7 और 5 का रेशो आएगा, यही तो निकल कर आएगा। ये क्या आ रहा है, 12 आवर्स पर फाइनेंस फैकल्टी, तो पर जो यूनिट की होती है इसका रेशो अपने को निकलता है, पर फाइनेंस यानी फाइनेंस वालों का रेशो आ गया, दिस इज 7। ये वाला पोर्शन आपको निकालना है, ये वाला एवरेज मुझे नहीं पता, ओवरऑल एवरेज आपको दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ ना 1140, ओवरऑल आप डाटा निकाल लो, 120 से डिवाइड कर दूंगा तो 12 निम में 108, 108 6, दिस इज 9.5 हो जाएगा। ये ओवरऑल एवरेज आ गया 9.5। गैप आप देख लो भाई, इन दोनों का गैप कितना है, दिस इज 2.5 है ना, 2.5 यानी कितना हो गया, 5 यूनिट की वैल्यू 2.5, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 0.5 है ना, 5 यूनिट की वैल्यू 2, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज 3.5 है ना। तो ये पोर्शन आना चाहिए, दिस इज 3.5। अब ये एवरेज है, ये एक वैल्यू एवरेज से ज्यादा है, तो ये वाली जो वैल्यू होनी चाहिए वो एवरेज से आपकी कम होनी चाहिए। 9.5 में से 3.5 चला गया तो मेरे पास कितना बचा होगा, 6 बचा होगा। एवरेज आया Z-3 6, तो Z की वैल्यू मांग रहा है मेरे से, कितनी आ जाएगी, 9। ठीक है, बात सिर्फ इस क्वेश्चन की करने की नहीं है, बात मेरे को सिर्फ ये समझाना था कि मैं इसको एलिगेट भी कर सकता हूँ। सेम चीज लाइक कि मैं एवरेज ही तो निकाल रहा हूँ भाई, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो मेरे भाई, नॉर्मल चीज है भाई। 70 बंदों का एवरेज मुझे कितना दिया हुआ मेरे भाई, 120 है ना, सम आ गया। इन 50 बंदों का एवरेज भाई मुझे एक्स या वो मुझे नहीं पता, सिंपल टोटल कितना आया, 1140, कैलकुलेट तो करना है, खत्म। 12 7 84। ठीक है, 70 बंदों का एवरेज जो निकल कर आया था, एक मिनट रुकना, मैंने कहा गड़बड़ किया, 120 नहीं आया था, दिस इज 12, 12 घंटे है ना। ठीक है, तो एक जीरो, 12 सत्ते कितना आ गया भाई, 84, 84 प्लस 5x इज इक्वल टू 110, तो 5x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी, 84 में 30 ऐड करूंगा है ना, तो तब 114 आता है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। यही तो मैंने निकाला है ना। बस क्या है, बताना था मुझे, क्योंकि एलिगेट हम इसको नॉर्मल एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं है ना। अभी शायद पिछला एक क्वेश्चन मैंने कराया होगा, एक अधिक क्वेश्चन, उसमें ना नंबर्स अपने अपने क्या थे, नंबर्स थोड़े मुश्किल दिए हुए थे है ना, फ्रैक्शन, तो एलिगेशन वहां पे कंफर्टेबल नहीं था, तो मैंने सिंपल एवरेज से कर लिया। यहाँ पर नंबर आसान दिए हो तो मैं एवरेज से भी कर सकता हूँ और कैलकुलेशन यहाँ से भी कर सकता हूँ। ठीक है, चलो तो नॉर्मल था, दैट इज ओके। चलो आई होप ये जेड की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 6 आ रहा था, नहीं 9 आएगी, जेड की मांग रहा है ना, ठीक है 9 आ जाए, क्लियर। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, अब आप क्या बोल रहे हैं, बस नंबर्स इधर उधर ना हो जाए। If 25% of the finance professor of college S are transferred to college U, the college U will have total number of professors 20 less than that of T, है ना। बस थोड़ा सा ये ध्यान से करना, देखो कॉलेज U के बारे में अपने को कोई जानकारी नहीं है, वो कह रहा है कि U में आपका जो टोटल, देखो U में कुछ इनिशियल होगा ना, मेरे पास U में कुछ प्रोफेसर होंगे इकोनॉमिक्स प्लस ये, वो कह रहा है अगर 25% जो एस में है, जो भी डाटा दिया हुआ है, अगर वो इसमें ट्रांसफर हो जाए तब मेरे पास जो टोटल प्रोफेसर आ जाएंगे, तब आएंगे ट्रांसफर करने के बाद। तो एक्चुअल तो इस वाले डाटा को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्लियर हो रही ना मेरी बात। तो जब टोटल कितना आएगा, 20 आप घटा दोगे टोटल प्रोफेसर ऑफ टी में से, तो 20 घटाओ टोटल प्रोफेसर ऑफ टी, टोटल प्रोफेसर ऑफ टी 190 है, उसमें से आपको 20 घटाना, तो यानी 190 माइनस 20 घटाया तो 170 आएंगे। कब 170 आएंगे, ये वाला डाटा ऐड करेंगे,
25% ऑफ द फाइनेंस प्रोफेसर, ठीक है, 25% ऑफ द फाइनेंस प्रोफेसर अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं तो भाई कॉलेज एस के 25% ऑफ फाइनेंस प्रोफेसर आओ, एस का फाइनेंस प्रोफेसर कितना है 120, इस 120 का 25% जब आप निकालोगे तो वो 30 निकल कर आ जाए। क्या ये कहानी क्लियर है? ठीक है, 30 मैं घटा देता हूं भाई, ये 30 ऐड करके ही तो जो इनिशियल आया होगा वो 110 आया होगा। इतना काम करना था, यानी इनिशियल जो प्रोफेसर हैं वो 150 प्रोफेसर मुझे दिए हुए हैं कॉलेज यू में। अब इसमें भी अपने पास इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब the difference between the economics and finance professor in college U is 40, and the difference between the number of economics professor in college R and U is Z. Find the value of Z where Z is an actual. अब देखो सेम सिचुएशन, क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने ऐसे ही कुछ क्वेश्चन कराया था, देखो डिफरेंस वाली चीज। अब आपको यहाँ फिर थोड़ा सा ध्यान देना है। ये तो कहानी क्लियर है, कॉलेज यू में जो दोनों का सम है वो तो 150 है, यानी इकोनॉमिक्स प्लस इसके फाइनेंस के, तो ये तो आ गए भाई मेरे पास 150। अब क्या है, इन दोनों में इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का गैप मुझे दिया हुआ है, गैप है, वो गैप कितना दिया हुआ है 40, बट मुझे ये नहीं पता इकोनॉमिक्स वाला ज्यादा हुआ है फाइनेंस वाला ज्यादा हुआ। तो सिंपल है मेरे भाई, अगर ये मेरे पास सॉरी देखो 30 घटाऊंगा तो 150 नहीं आएगा, 140 आएगा, ठीक है, दिस इज 140, ठीक है, ये 140 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है मेरे भाई। तो अब आप देखो कौन सा इकोनॉमिक्स है कौन सा फाइनेंस है वो अपने को नहीं पता, एक जो डाटा निकल कर आएगा, फिर अगेन दैट इज द सेम सिचुएशन, दोनों का सम दोनों का गैप। 140 और 40 कितना होता है मेरे पास 180 अपॉन 2, एक डाटा आ जाएगा 90, है ना, और एक डाटा मेरे पास कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। क्या ये वाली कहानी क्लियर होती है? यहाँ तक तो कोई अपने को काम करना नहीं है। अब देखो इसमें जेड इज नेचुरल नंबर, तो कुछ ना कुछ तो इसका यूज होगा ना भाई, ऑलरेडी जेड मेरे पास एक नेचुरल नंबर है, नंबर ऑफ प्रोफेसर गैप, बट फिर भी इसने क्या दिया हुआ, जेड इज अ नेचुरल नंबर, दैट मींस देयर इज समथिंग यूज ऑफ जेड ना। द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स प्रोफेसर इन आर, इको आर में देखो, पहले इको और आर में देखो, इकोनॉमिक्स इन आर 50 है आपके पास, है ना, इसका मतलब ये क्या निकलवाना चाह रहा था आपसे, देखो आर के इकोनॉमिक्स प्रोफेसर 50 है, समझना, मुझे गैप चाहिए था यू के इकोनॉमिक्स प्रोफेसर से, तो यू के इकोनॉमिक्स प्रोफेसर क्या आपको पता है 90 है या 50 है, लेकिन इन दोनों का गैप नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये यूज था इसका, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अगर आप इसको 50 ले लोगे तो 50 माइनस 50 कितना आ जाएगा 0, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, दैट मीन्स 90 और 50 आपको लेना था, इट विल गिव्स यू 40। क्या ये क्लियर होता है मेरे भाई? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 40 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा आपको डेफिनेशन ये बताने के लिए थोड़ा सा घुमा दिया, इसको सिंपल था थोड़ा सा घुमा दिया मेरे भाई, इसमें और ऐसी कुछ खास चीज नहीं थी, है ना, बस आपको ये देखना था, खुद सोचना था, क्या आई मीन यार ऑलरेडी नंबर ऑफ पर्संस फैकल्टीज प्रोफेसर्स दे आर ऑलरेडी अ नेचुरल नंबर ना, so why is giving a value that z is a natural number, that means the difference cannot be equal to 0, that's why I should take a value of 90, मैं 50 नहीं लूंगा, तब जाके मैं इसको 90 लूंगा। क्या ये कहानी क्लियर है? ठीक है, और कुछ खास था नहीं इसके अंदर, नॉर्मल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो सिंपल परसेंटेज का मांग रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस इन कॉलेज पी एंड क्यू, फाइनेंस पी और क्यू का निकाल दो, इकोनॉमिक्स आर और टी का निकाल दो, पी क्यू का फाइनेंस, आर और टी का इकोनॉमिक्स। पी क्यू का फाइनेंस, सबसे पहले पी क्यू का फाइनेंस देखो भाई, ये पी है ये क्यू का है, ये फाइनेंस देख लो, यानी 110 और 50 का गैप कितना आ रहा है 60, आर और टी का क्या था, आर था टी था, आर एन टी इको, इको आर एन टी इको, पी और क्यू का फाइनेंस तो ये लिया मैंने 100, ये 60 आ गया, आर और टी का इकोनॉमिक्स यानी 50 और 100, क्लियर है ना, 50 और 100 यानी 50, 60 और 50 मुझसे मांग, कोई परसेंटेज चेंज मांग रहा है, ये वाला पोर्शन आया 60, ये वाला पोर्शन आ जाएगा भाई 50, सिंपल है। 6 और 5 का रेशियो कितना परसेंट ज्यादा है 20%, ये इससे ज्यादा, ठीक है। जेड इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस इन दैट ऑफ 5, सो आंसर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू, ठीक है मेरे भाई। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान क्या, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। अमंग द प्रोफेसर हायर्ड इन कॉलेज क्यू इन द लास्ट 1 year, the number of economics professor is 33.33% of that of the finance professors। देखो समझना,
मान लो ये वाला डाटा आपका 2025 अभी जो चल रहा है 2026 का डाटा है जो हम लोग डील कर रहे हैं, और ये बात कर रहा है 2025 की। समझना समझना बात को। मान लो मेरे पास यहाँ पर 200 प्रोफेसर है, यहाँ पर आ गए मेरे पास 240, तो मैंने कितने हायर किए होंगे? 40 हायर किए होंगे ना, इन दोनों का गैप। यानी कितने हायर किए मैंने? 40 हायर किए। तो वो उन हायरिंग की बात कर रहे हैं। अब आप समझो कि एक्चुअली में जो कॉलेज क्यू का इस साल का जो डाटा दिया हुआ है ना, इस साल का जो डाटा है उस पे आप आ जाओ। 150, 40 और 110, 150, 40 और 110, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन मत रखना। ये है टोटल इस साल का डाटा, यानी 40 तो आ गए मेरे पास आपके इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, और फाइनेंस वाले मेरे पास आ जाएंगे भाई कितने? 110 आ जाएंगे, ठीक है। अब वो क्या करे, अमंग द हायर्ड, ये इस ईयर का है ना, दिस इज द फॉर द करंट ईयर्स। अब प्रीवियस ईयर्स में कितना था और उन दोनों का जो गैप है उतने ही तो आपने हायर किए होंगे ना इकोनॉमिक्स प्रोफेसर ऑफ ईयर। तो इसका मतलब हायर्ड जो आपने किए, गैप की जो बात कर रहा है वो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का जो रेशियो है दैट इज इन 3:1 रेशियो, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये समझा देना मैंने, भाई ये 200 था पिछले साल, अब आ गया 240, तो कितने हायर किए होंगे? 40 हायर किए होंगे आपने, ठीक है। वो रेशियो दिया हुआ तीनों। द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ फाइनेंस प्रोफेशन इन द करंट एंड द प्रीवियस ईयर इज 11:8। भैया इस वाले साल में है ना 110 है ना, और दूसरे इससे पहले वाले साल में जो मेरे पास प्रीवियस ईयर्स में जो फाइनेंस के जो प्रोफेसर थे उनका जो रेशियो दिया हुआ है 11 और 8 दिया हुआ है। इसका मतलब कितना है मेरे भाई? 11 की वैल्यू 110 है, 11 धाम और 10 इंटू 8 80, यानी पिछले साल में फाइनेंस प्रोफेसर जो होंगे वो 80 होंगे। दिस इज फॉर द प्रीवियस ईयर का डाटा। अब पिछले साल भाई 80 है, इस साल आपके 110 है, तो आपने कितने हायर नहीं किए होंगे मेरे भाई? सिंपल है, 30 प्रोफेसर नए हायर किए होंगे, प्लस 30 कर दिया मैंने। अब आप देखो, अगर आपने 30 प्रोफेसर फाइनेंस के हायर किए हैं तो आपने इकोनॉमिक्स के जो हायर किए होंगे वो आपने 10 हायर किए होंगे। क्लियर है? इसका मतलब प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रोफेसर होंगे आप उसमें 10 ऐड कर दोगे तो मेरे पास ये करंट ईयर के प्रोफेसर 40 निकल कर आ जाएंगे। दैट मीन्स इन दोनों का गैप, यानी पिछले साल जो होंगे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर वो मेरे पास 30 निकल कर आने चाहिए। क्लियर है? बस इतना आपको काम करना था। फाइंड द नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोफेसर इन द प्रीवियस ईयर इन कॉलेज, 30 मेरे पास आ जाएगा। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 30 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट आ जाओ। आप क्या बोल रहे हैं? इन कॉलेज टी की बात कर रहे हो, है ना। कॉलेज टी में क्या दिया हुआ है? अगेन द मेल प्रोफेसर्स इन एस इज इक्वल टू 50% ऑफ द सम ऑफ द फाइनेंस प्रोफेसर्स इन पी एंड out of the total male professor in T, 40% teach economics and the number of male professor who teach finance. Simple again, अब इसने मेल और फीमेल का बाइफर्केशन कर दिया। भाई टी की तो टोटल स्ट्रेंथ मुझे पता है ना भाई, आप देखो मेल ये हो गया, फीमेल ये हो गया, है ना। इसमें आप देखो टोटल इकोनॉमिक्स भी मुझे फिर मेल इकोनॉमिक्स होगा, मेल फाइनेंस होगा। इधर आपका क्या हो जाएगा? मेल इकोनॉमिक्स हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा आपके पास? मेल फाइनेंस हो जाएगा, ठीक है। टी का पहले आप पंगा देखो। अब सबसे पहले आप ये देखो, मेल प्रोफेसर इन जो मेल है ना टोटल एस वो 50% है, फाइनेंस पी और क्यू का 50%। नंबर मेल प्रोफेसर इन एस कॉलेज एस के बारे में एक मिनट रुको, कहीं एरर तो नहीं है इसमें। द नंबर ऑफ मेल प्रोफेसर इन कॉलेज एस, अच्छा जी। और द टोटल नंबर फाइंड द नंबर ऑफ मेल प्रोफेसर और कॉलेज टी के बारे में बात कर रहा है एक्चुअली में मेरे भाई। इसको ना आप देखो कॉलेज टी की ही बात, अच्छा 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 अच्छा, नंबर ऑफ मेल प्रोफेशनल कॉलेज ये टी ही होगा, है ना। चलो एक बार देख लेते हैं, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेट मी चेक। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ मेल प्रोफेसर्स इन कॉलेजेस इज इक्वल टू 50% सम ऑफ द फाइनेंस प्रोफेसर इन पी एंड क्यू टुगेदर एंड आउट ऑफ टोटल। यार टी की बात, एस कहां से आ गया? ये टी आप करो मेरे भाई, मेल प्रोफेसर टी में ये बात कर रहा है, मेल प्रोफेसर टी में, ठीक है। 50% of the finance professor in P and Q together. 50% of the finance professor in P and Q together. Finance 50% P and Q together. ठीक है, तो इन दोनों का 50% आपको करना है, फाइनेंस का P और Q। तो सबसे पहले आप ये डाटा निकालो, 110 प्लस 50 160, 160 बाय 2 यानी टोटल कितना आ जाएगा? 80, ठीक है। और टी का अपने को डाटा देख लो, 190 है, 100 और 90 आ जाएगा, ठीक है। हाँ वो आप एस की जगह उसको टी करो, इसका तो कोई पंगा ही नहीं है ना। बट मेल प्रोफेसर इन एक टी की बात कर रहे हैं, ठीक है।
ये 190 था टी का टोटल, पहला फाइनेंस 100 था, और जो दूसरे वाले थे इकोनॉमिक्स वाले 100, और ये कितना आ गया फाइनेंस, ठीक है। या अब मेल जो इसने निकाला है मेरे भाई वो तो 80 निकल कर आ रहा है, अब ये भी निकाला है ना भाई, इन दोनों का 50% का सम हमने निकाला है, कंफ्यूजन मत रखना। बट मैं दोबारा बता देता हूँ, एस की जगह जो मुझे कंफ्यूजन है, एक्चुअली एस नहीं है, दिस इज टी, ठीक है। जो मेल प्रोफेसर है वो 50% है फाइनेंस का, पी और क्यू टुगेदर का मिला के। तो मैंने क्या किया मेरे भाई, फाइनेंस का, ये रहा फाइनेंस, इन दोनों का ऐड करके आधा कर दिया, 11 5 16, 16/2 यानी 80 आ गए, मेल आ गए मेरे पास टोटल 80। अब आप खुद देखो, अगर मेल यहाँ पर 80 है, टोटल 190 है मेरे पास पॉपुलेशन, तो ऑब्वियस सी बात है 110 मेरे पास क्या होंगी, फीमेल्स हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर आउट ऑफ टोटल फीमेल प्रोफेसर इन टी 40% टीचर्स इकोनॉमिक्स, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ मेल प्रोफेसर हु टीच फाइनेंस, तो मुझे फाइनेंस का मुझे निकालना पड़ेगा। तो आप देखो इसमें से अगर 40% इकोनॉमिक्स पढ़ा रही है ना, तो मुझे, मेरे पास टोटल इकोनॉमिक्स भी है, टोटल मेरे पास क्या है, फाइनेंस भी है। तो अगर टोटल फीमेल का 40% इको पढ़ा रही है, तो टोटल फीमेल का 60% क्या पढ़ाएंगे भाई, फाइनेंस पढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है। यानी 66 फीमेल्स ऐसी होंगी जो फाइनेंस पढ़ा रही हैं। टोटल फाइनेंस पढ़ाने वाली 90 स्टूडेंट, 90 टीचर है या प्रोफेसर है, 66 इसमें से चला गया। 90 में से अगर आप 66 घटा दोगे, है ना, तो मेरे पास मेल जो आएंगे टीचर जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, वो आपके पास 24 निकल कर आ जाएंगे। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज 24। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये वाला सेट ऐसा था जो आपका एक्चुअल है ना, ऐसा सिमिलर सेट जो आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, ठीक है। मैंने लैंग्वेज चेंज नहीं करी है, बट ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत डाटा, कुछ थोड़ा बहुत एड ऑन्स तो मैं आपको करूंगा। लैंग्वेज का मतलब ये था कि थोड़ा सा आपको पता लग जाए कि हाँ भाई ऐसी लैंग्वेज आई थी, सिंपल से, ठीक है मेरे भाई। चलो तो नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं कौन सा सेट अपने को दिया हुआ है मेरे भाई। चलो भाई तो नेक्स्ट सेट देख लो। देखो इसमें ना, आई फील इट लाइक डिफिकल्ट, है ना, बट डिफिकल्ट मतलब कंसेप्चुअली डिफिकल्ट नहीं होता यार, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं ना। अब आपका एग्जाम का पर क्वेश्चन का वेटेज कितना है ना, उस हिसाब से, और आपका टाइम लिमिट भी तो होता है ना, तो सारे फैक्टर्स मिला के अगर आप देखोगे ना, तो मैं समझता हूँ कि ये आरआरबी क्लर्क मेंस से थोड़ा सा डिफिकल्ट सेट है ना। आप खुद देखोगे थोड़ा सा, अगर आपको लगेगा मे बी, है ना, बट आई फील इट डिफिकल्ट, कि इसमें एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे काम करना है। काम करने के बाद हर क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग अलग डाटा इसने दिया हुआ है ना, जो एक्स और वाई से, आई मीन जेड और वाई की जो भी वैल्यू आएगी उससे रिलेट करके दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आता भी है तो ठीक है, अबव मॉडरेट सेट में आप इसको काउंट करोगे, और 5 की जगह मैं, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन, इसमें 6 क्वेश्चन होने चाहिए, तब जाके मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये बॉक्स में। बट अगर आप देखोगे तो ना थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ अबव मॉडरेट सेट है, बाकी कंसेप्चुअली डिफिकल्ट नहीं है ना। चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं इस वाले सेट को एक बार, है ना। दिस इज सिंगल पाई चार्ट है, इसमें थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। तो आप देखो, ये तो बहुत नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि पाई चार्ट दिया हुआ है, जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है फीमेल एम्प्लॉइज का 4 कंपनी में, ठीक है। अब नोट्स आप देखो, ये तो सिंपल है भाई, सबका सम में लाके मेरे को कितना होना चाहिए, दैट शुड बी 100। अब द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द फीमेल एम्प्लॉइज इन कंपनी आर, एंड द डिफरेंस बिटवीन द फीमेल एम्प्लॉइज इन क्यू एंड एस इज 16:21। एक तो ये पॉइंट मुझे मुझे नोटिस करना है, ठीक है। और द टोटल मेल एम्प्लॉइज इन ऑल गिवन कंपनीज टुगेदर टू 50% मोर देन दैट ऑफ फीमेल्स, यानी जो टोटल मेल्स होंगे और टोटल फीमेल्स का जो रेशियो होगा, टोटल चारों कंपनी का मिला के वो 50% ज्यादा, यानी 3 और 2 के रेशियो में आपका दिया हुआ है। क्या ये वाली कहानी क्लियर है? बिल्कुल। अब नेक्स्ट आप आओ, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, the number of female employees in company S is more than that of any other company। अब देखो यहाँ से इस वाली इंफॉर्मेशन को कैसे कनेक्ट करोगे, कि डिफरेंस बिटवीन द फीमेल एम्प्लॉइज इन क्यू और एस का जो 16 और 21 का था, उसमें ये थोड़ी पता था अपने को कि क्यू का ज्यादा है या एस का ज्यादा है। बट इस वाली लाइन से अपने को क्लियर हो गया कि मेरे को क्या है, कि एस की जो जो फीमेल्स होंगी वो मेरे पास ज्यादा होनी चाहिए। एक सेकंड रुकना यार, वॉइस क्लियर है ना, वॉइस का भी थोड़ा सा पंगा हो गया था लास्ट सेशन में। फिलहाल तो यार शो कर रहा है, चलो। अब आप ये देखो मेरे भाई, सबसे पहले तो आप इसको डील करोगे कि जेड और वाई टारगेट है मेरा, ये सिर्फ फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन अपने को दिया हुआ है। आप देखो अगर ये 24% है, तो ये तीनों सारा मिला के मेरे पास, यानी 3Z प्लस जेड और प्लस वाई जो मिला के आना चाहिए, वो 100 में से 24 घटा दूंगा, तो दैट मस्ट बी 76%। ऐसा क्यों लिखा मैंने,
देखो इतना तो क्लियर है, परसेंटेज से परसेंटेज मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एक इक्वेशन आ गई, दिस इज 4z प्लस वाई इज इक्वल टू 76। ये क्यों किया, क्योंकि सबका सम जो मिला के मेरे पास आना चाहिए वो 100 आना चाहिए, है ना। एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब सेकंड आप देखोगे, कुछ भी इन चारों में से किसी का भी अगर वो रेशो देता है तो इसका मतलब जेड और वाई कुछ ना कुछ तो इसमें इन्वॉल्व हो गई ना, तो एक रेशो आपका या एक आपका इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा। क्या है, आराम आराम से पढ़ो। एम्प्लॉयज इन फीमेल एम्प्लॉयज इन आर और डिफरेंस बिटवीन क्यू और एस। तो फीमेल एम्प्लॉयज इन आर पी क्यू एंड आर यानी वाई ओवर क्यू और एस का डिफरेंस आपका है। अब एस का इसने इस वाली लाइन में बोल दिया कि ज्यादा होंगी, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ दिस इज 3z माइनस 24। ये जो पोर्शन होना चाहिए ये 16/21 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो 3 अगर यहाँ से आप कॉमन ले लोगे तो मेरे पास एक इक्वेशन जेड और वाई में आ गई, यानी जेड माइनस 8। ये क्लियर है, मैं 3 यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ आपका, ठीक है। तो 3 का ये कितना टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स चला जाएगा, है ना। सो ये मेरे पास मेरे भाई आ जाएगा 16/7 आ जाएगा। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो। 7y इक्वल टू 16z माइनस 128 ये निकल कर आपके पास आ जाएगा। जैसे मर्जी आप इनकी शिफ्टिंग्स कर सकते हो। 128 इज इक्वल टू 16z माइनस 7y आ जाएगा। एक इक्वेशन तो ये निकल कर आ गई, और सेकंड वाली इक्वेशन आपको यहाँ दी हुई है। अब आपकी चॉइस है, जिस मर्जी को एलिमिनेट करो, है ना, या आप ऐसे ही कर लो कि भाई अगर मैं y की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो y की वैल्यू 76 माइनस 4z निकल कर आ जाएगी। इस वाली क्वेश्चन में आप पुट कर लो, है ना। ये क्वेश्चन क्लियर है, बट ध्यान रखेंगे हम भी, मैं भी और आप भी, कि भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज 128 अगर मैं बराबर करता हूँ 16z के और माइनस 7 टाइम्स ऑफ 76 माइनस 4z, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसका जेड जेड का पंगा उठाओ, देखो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस 7 चौक कितना होगा 28, 28 और 16 ये वाला पोर्शन कितना होगा 44 जेड। क्या ये कहानी क्लियर है ना। और माइनस का 76 इंटू 7 करेंगे, 76 को 7 से कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 7 इंटू 7 7 7 49 यानी 490, और 7 6 कितना हो गया भाई 42, ये 9 और 4 13, 4 और 1 5, 532 मेरे को देता है ना। दिस इज 532 और ये कितना आ जाएगा 120। 44z की जो वैल्यू आ गई दिस इज 532 प्लस 128 आ जाएगा, ठीक है। तो 32 में 28 ऐड करूंगा तो 60 आएगा मेरे पास, सिंपल सी 8 और 10 3 4 5 और 1 6 5 और 1 कितना आ जाएगा 44z इज इक्वल टू 660। 11 के मल्टीपल्स होते हैं, 11 का 4 टाइम्स, 11 का 6 टाइम्स, 15 चौक 60। जेड की वैल्यू जो निकल कर आ गई वो मेरे पास कितनी निकल कर आ जाएगी भाई 15 निकल कर आ जाएगी। क्लियर है। अब इस वाली क्वेश्चन में आप पुट कर दो, y जो आ जाएगा 76 माइनस 15 चौक कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। दैट मींस y की जो वैल्यू निकल कर आ गई दिस इज इक्वल टू 60, ठीक है। देखो यहाँ पर एफर्ट है, यहाँ पर आपको काम करना पड़ा, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है देख के कर लिया, भाई काम तो करना पड़ा ना अपने को, क्वेश्चन सॉल्व करने में भी टाइम टाइम अपने को भाई स्पेंड हो गई होगा ना। तो अब अपने को ये क्लियर हो गया कि भाई फीमेल्स का सारा डाटा मेरे पास निकल कर आ गया। अब इसमें समस्या क्या है कि इसमें एग्जैक्ट नंबर्स कुछ नहीं दिया हुआ, हर क्वेश्चन में हर बार डाटा चेंज कराना है वो आपसे। और इतना अपने हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो टोटल मेल और फीमेल का जो रेशियो है ना वो मेरे पास 3 और 2 का रेशियो दिया, ठीक है, टोटल का कंबाइंड। अब आप इसको हटा दो, जेड की वैल्यू तो 15% थी, ये 15% आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी 24 है। वाई मेरे पास कितना आया था, वाई जिसे 16% है ना, और ये वाला जो पोर्शन आएगा 45% आएगा। आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि बार बार आपको मूव ना करना पड़े, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन आ जाओ भाई इसके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा मेरे भाई, है ना, इसमें तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो कोई सा भी फीमेल अगर पी क्यू आर एस किसी में भी अगर मुझे फीमेल्स पता चल जाती हैं, है ना, तो मैं सारी फीमेल्स निकाल सकता हूँ। इस चीज का थोड़ा सा कैलकुलेशन में हम लोग ध्यान देंगे। देखो द डिफरेंस बिटवीन द फीमेल एम्प्लॉइज इन पी एंड आर इज 3y। अब देखो y की वैल्यू मेरे पास कितना है, y की वैल्यू तो मेरे पास 16 दी हुई है, यानी p और r की फीमेल्स का डिफरेंस अपने को 48 दी है, ये अपने को ध्यान रखना है। 48 है p और r का, तो मुझे पता है कैसे भाई, p का गैप देखो आप 15%, आई मीन p का, और r का देखो 16%, यानी इन दोनों का जो गैप हुआ, क्लियर है, वो टोटल फीमेल का 1% आ जाएगा, है ना। 16% माइनस 15% टोटल गैप, यानी 1% ऑफ आपकी टोटल फीमेल्स जो निकल कर आई है दिस इज 4800। तो मैं टोटल फीमेल्स निकाल सकता हूँ, नहीं 48 आएगा 48, टोटल फीमेल्स आप निकाल लो 100 से मल्टीप्लाई करके, दिस इज 4800। क्या ये वाली कहानी क्लियर है। अब टोटल फीमेल्स निकल गई मेरे पास,
टोटल मेल्स भी मेरे पास निकल जाएंगे अगर मैं निकालना चाहूं तो। बट आगे आप क्वेश्चन देख लो क्या दिया हुआ है, द टोटल एम्प्लॉयज इन कंपनी एस आर 4000, फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ द एम्प्लॉयज इन कंपनी एस आर मेल्स। अब आप देखो, अगर मुझे किसी में भी टोटल फीमेल्स मुझे पता चल गई, तो क्या मैं एस की फीमेल्स नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ भाई। एस की फीमेल्स प्लस एस के जो मेल्स होंगे वही तो मेरे पास टोटल एम्प्लॉयज होंगे। टोटल इसने मेरे भाई आपको दिया हुआ, दिस इज 4000, तो एस की फीमेल्स आप निकाल सकते हो भाई। 4800 है, इसका कितना परसेंट निकालोगे? एस का देख लो, 45% आपको निकालना पड़ेगा। 45% का मतलब कितना हो गया? 9/20। जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना। तो 2 का कितना टाइम्स हो गया? 240। अब 240 को 24 को 9 से गुणा करता हूँ तो दिस इज 2160। फीमेल्स आ गई मेरे पास, मेल्स मेरे पास यहाँ से निकल जाएंगे। क्लियर? जैसे मर्जी आप निकाल लीजिए। तो मेल्स निकल गए, चाहो तो आप यहीं से रेशो निकाल सकते थे, है ना। नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, रेशो निकाल लो, तब भी हमारा क्या हो जाएगा भाई? काम चल जाएगा। तो 4000 में से अगर मेरे पास 2000 चला गया तो मेरे पास तो 2000 बचा। तो 2000 में से 100 और घटा दोगे तो 1900 बचेगा। 1900 में से 60 चला गया तो दिस इज 1840 आर द मेल्स। वो यही पूछ रहा है, जो टोटल मेल्स होंगे कंपनी एस में, वो टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट होने चाहिए। तो जीरोस का तो वैसे भी कोई वो नहीं था, वो तो वैसे भी कैंसिल आउट होता। 4 का कितना टाइम जाएगा मेरे पास भाई? 6 टाइम जाएगा। नहीं, 4 का 4, 4 चौक 16 और 4 6 24, 46% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो मुझे जो लगा इस सेट में, कहीं देखो बार बार नंबर पूछेगा, नंबर यहाँ निकालो, फिर यहाँ पर जाओ, फिर ये जाओ, तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है अकॉर्डिंग टू आरआरबी क्लिक। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। आई होप ये आपको क्लियर है ना भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना है अपने को हमेशा क्या, कि टोटल का तो ये है, टोटल का दिया हुआ, और बाकी नंबर्स हम लोग रेशियोज या जो परसेंटेज है वो एक्चुअली इससे डील करके हम लोग निकाल ही चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट क्या बोलते हैं? द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी क्यू आर 945। अब देखो क्यू में दे दिया, एंड टोटल मेल एम्प्लॉयज इन ऑल गिवन कंपनीज टुगेदर आर 20/7 टाइम्स ऑफ कंपनी क्यू। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी पी। कंपनी पी में फीमेल एम्प्लॉयज मेरे को निकालना है। अब आपको ये पता है ना कि अगर टोटल मेल्स मेरे पास निकल जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है टोटल फीमेल्स भी निकल जाएंगी, है ना। फीमेल्स कैसे निकलेंगी? क्योंकि मुझे ऑलरेडी इसने दिया हुआ है कि वो 50% ज्यादा, यानी 3 और 2 की रेशो में टोटल का। अब यहाँ पर आप देखो भाई, क्यू में 945 टोटल मेल्स आपको दिए हुए हैं। वो बोल रहा है जो सारी कंपनी के मिला के जो टोटल मेल्स है वो 20/7 टाइम्स है किसका? कंपनी क्यू का। तो इसका 20/7 टाइम्स अगर आप कर दोगे तो टोटल मेल्स निकल आएंगे। तो टोटल मेल्स अगर मेरे पास निकल गए, टोटल फीमेल्स निकल जाएगी। जैसी टोटल फीमेल्स निकली तो ऑब्वियस सी बात है, कोई सी भी कंपनी का पूछ रहा हो वो हम सारा डाटा निकाल लेंगे। टारगेट क्या था? टोटल फीमेल्स निकाल। टोटल फीमेल्स निकल गई मेरे भाई। 7 का अगर आप करोगे तो 13 7 91 होता है, तो 13 तो जाएगा ही, और बचेगा 3 7 5 35, 35 दूनी 70, यानी 2700 जो निकल कर आया वो मेरे पास मेल्स आ गया। 3 का कितना टाइम्स है? 9 टाइम्स, 9 दूनी कितना हो गया? 18, 1800 फीमेल्स निकल कर आ जाए। अब कौन सी कंपनी में मांग रहा है? कंपनी पी में मांग रहा है। 1800 कंपनी पी का परसेंटेज या रेशो डिस्ट्रीब्यूशन देख लो कितना दिया हुआ है, 15% आपको दिया हुआ है। ये रहा कंपनी पी का मेरे पास। ठीक है, 15% निकाल दो भाई मेरे पास। इसका 10% तो 180 होगा, है ना, और इसका 50% कितना हो जाएगा? नहीं, 15% निकालना है ना। 10% कितना होगा? 180, 5% हो गया 90, 270 मेरे पास निकल गया। क्लियर? ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको, है ना मेरे भाई। बस स्टार्टिंग में अगर आप जेड वाई और परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन या रेशियोज अगर आप एग्जैक्टली सही निकाल रहे हो तो फिर आप इसको आराम से कर पाओ। ठीक। अब आप देखो, दैट इज अ गुड क्वेश्चन, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इज सेम एज दैट ऑफ द मेल एम्प्लॉयज। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो परसेंटेजेस आपका फीमेल्स का दिया हुआ है ना, फीमेल्स का आपका क्या दिया हुआ है कि जैसे कि कंपनी पी में 15% है टोटल फीमेल्स का, ऐसे ही सेम आपका किसका होना चाहिए? मेल्स का। तो अगर मैं मेल्स की बात करूं तो सारी कंपनीज के जो भी मेल्स आएंगे, है ना, उसका अगर आप 15% निकाल दोगे तो वो आपका किसका हो जाएगा? कंपनी इन मेल पी, इन कंपनी पी आ जाएगा, है ना, मेल्स इन कंपनी पी आ जाएगा। क्लियर? ये मतलब है भाई इस लाइन का। अब बोल क्या रहा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी पी एंड क्यू टुगेदर, है ना, द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी आर। अब आप देखो कंपनी आर में इसने डायरेक्ट दे दिया, कंपनी आर में जो फीमेल है वो 96 है, और आई थिंक आर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो मेरे पास 16% दिया। ठीक है, तो कंपनी आर। अब आप देखो
अगर कंपनी आर का 16% ये है तो क्या मेरे पास टोटल फीमेल्स नहीं निकलेंगी? 16 का कितना टाइम्स आएगा? 6 टाइम्स, यानी 100% की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 600। अब जब आपको टोटल फीमेल पता है, टोटल फीमेल अगर मेरे पास 600 है तो मैं उसका 50% बढ़ाऊंगा तो मेरे पास मेल्स निकल जाएंगे टोटल। ये कितने आ गए टोटल मेल्स? 900। टोटल का तो रेशो पता था बट इंडिविजुअल नहीं पता था। इंडिविजुअल की समस्या का समाधान इसने कैसे कर दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन आपने उसको सेम दे दिया। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन फीमेल्स का वही आप मेल्स का भी ले लोगे। टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी पी एंड क्यू टुगेदर, तो भाई जो फीमेल का है वो मेल का ही होगा। पी एंड क्यू टुगेदर ये 15% है, ये आपका 24%। 15 प्लस 24 यानी 39% की वैल्यू आपको निकाल, 39% आप निकालोगे 900 का। अब जैसे मर्जी निकाल लो आप, दिस इज 40 - 1 और उसको आप उसको ऐसे कर लो। 9 चौक 36, 360 तो ये हो गया, इसमें से आप 9 और घटा दोगे तो दिस इज इक्वल टू 351 इज योर करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो देखो कैलकुलेशन कोई मेरे हिसाब से कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं होता है, बट ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये ब्रेक करने वाली चीज, यही तो कैलकुलेशंस आप उसको समझ सकते हो। बट कितनी जल्दी आप कर रहे हो, कितना ये चीजें आप में एसिमिलेट है, एसिमिलेट कितनी आप कितनी जल्दी इसको अडेप्ट कर रहे हो, कितना फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हो, वो आपकी कैलकुलेशन को और अच्छी करती चली जाएगी यहाँ पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। Find the difference between the central angle corresponding to the females in R and S, है ना। अब R और S का परसेंटेज आपको देखना है भाई, उसको 360 मतलब जो भी आप उसमें डिग्री में कन्वर्ट कर दो। दिस इज 5z प्लस वाई, 5z प्लस वाई, भाई हमने z और y की वैल्यू तो निकाल ली थी। z मेरे पास आ रहा था 15 और y की जो वैल्यू निकल कर आई थी, y की वैल्यू आई थी 16। तो सबसे पहले इस वाले पोर्शन को आप निकाल दो, है ना। 15 का 5 गुना प्लस ये 16 आएगा, 15 पंजे 75, 75 प्लस 16 कितना आ जाएगा मेरे पास? 91 मेरे को ये देगा। ठीक है, अब इसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन देख लो फीमेल्स का आर और एस का अपने को इसने दिया हुआ है। गैप देखो आर और एस का कितना दिया हुआ है। ये आर है ना, ये वाला आर हो गया, ये एस हो गया। 45 और 16 का गैप आप देखो, है ना। 45 और 16 का गैप अगर मैं देखता हूं तो मुझे ये देता है 29%। 29% आपको निकालना है किसका? 360 का, क्योंकि मुझे उसे कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? मुझे उसे कन्वर्ट करना है डिग्री में, इसलिए मैं 360 का निकाल रहा हूं। ये कहानी क्लियर है ना? ये कहानी क्लियर है कि डिग्री को कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। 29% आप 360 का निकाल दो, वही इसका डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब आप कैसे निकालो भाई? पहले 30% निकाल दो। 36 का 30% निकालोगे तो 108 आएगा। 36 का 360 का 1% निकालोगे तो 3.6 आ जाएगा। क्लियर है मैंने इसको कैसे किया? अगेन दैट इज 30 - 1 ऑफ 360। इसका 30% निकालो मेरे भाई, 108 आया। इसका 1% निकाला 3.6। 108 में से मेरे पास 3 चला गया तो 105 बचा। 105 में से 0.6 आप और घटा दो, दिस इज 104.4 डिग्री आपके पास। ऑब्वियसली बात है 104.4 इज ग्रेटर देन 90, जो भी आ रहा था 91। क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। फॉर कंपनी आर, per day expense of a female employee is 4800, while for a male employee is 4270, and the number of female employees in company S is 360. Find the number of male employees in company R if the average expense of an employee is 4425. Again that is good question from, आप उसको एलिगेशन से डील कर सकते हो आराम से। भाई एवरेज तो दिया हुआ है भाई, एक फीमेल जो एक दिन का खर्चा है 4800, एक्सपेंसेस पर फीमेल, तो मेल और फीमेल का यहाँ पर रेशियो निकल कर आ जाएगा कंपनी आर। ये कहानी क्लियर होती है। अगर कंपनी आर का अगर आप देखोगे तो फीमेल्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेंसेस एवरेज। मेल का एक्सपेंस कितना आ रहा है? 4275। ओवरऑल एक्सपेंस आप देखोगे पर एम्प्लॉय का, दिस इज 4425 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहां से अगेन मेल और फीमेल का रेशियो आ जाएगा, है ना। अब आप देखोगे 4425 और 4275 तो 25 इसको दे दिया मैंने, है ना। एक मिनट रुको, 4275 अगर मैं 25 इसको दे रहा हूँ तो 43 आ रहा है, फिर 125 यानी 150 तो ये आ जाएगा भाई मेरे पास, है ना। इसे अगर मैं करता हूँ 75 इसको देना पड़ेगा और 300, दिस इज 375 आ जाएगा। क्या ये कहानी क्लियर होती है? 75 का 2 टाइम्स, 75 का 5 टाइम्स। अब देखो कंपनी आर में फीमेल और मेल का रेशियो आ गया मेरे पास। ठीक है,
अब मुझे किसी भी कंपनी की अगर मुझे फीमेल्स पता है तो मैं आर की फीमेल्स का निकाल सकता हूँ। क्या ये कहानी क्लियर है? यहाँ पर इसने साफ दिया है क्या, द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी एस, कंपनी एस में फीमेल एम्प्लॉयज मुझे 360 दी हुई है और मुझे पहुंचना कहां तक है, कंपनी आर। अगर कंपनी आर की फीमेल्स निकल जाएगी तो क्या कंपनी आर के मेल्स नहीं निकलेंगे? भाई बिल्कुल निकलेंगे, है ना। तो आप चाहो तो इसको मतलब ब्रेक करके कर लो या एक साथ कर लो एक फ्रैक्शन में। समझना, जैसे आर का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन तो 45% है ना, और आर का एस का और आर का मुझे 15% दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, एक बार और चेक कर लेते हैं, है ना। भाई एस का तो 45% है, एस का 45% फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन है, और आर का, अच्छा आर का 16% है, ठीक है 16% कर लो, है ना। आर का आपको 16% है। अब आप समझना, मैं बोल सकता हूं कि भाई 360 का अगर मैं 16/45 टाइम्स निकालता हूं तो ये मेरे पास फीमेल्स आ जाएंगी। किस में फीमेल्स आएंगी? मेरे पास आर में। फीमेल और मेल का रेशियो कितना है? 2/5। इन फीमेल्स का अगर 5/2 टाइम्स कर दोगे तो आर में मेल्स मेरे पास निकल कर आ जाएंगे। क्या ये कहानी क्लियर होती है? बाकी आप चाहो तो इसको ब्रेक करके कर लो भाई, पहले 45/1 कर लो, मल्टीप्लाई बाय 100, मैं वो सजेस्ट तो नहीं करूँ। फिर टोटल जाओगे, फिर 16% निकालो, फिर फीमेल है, फिर 5/2 निकालो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे कर लो, ठीक है। बस कैलकुलेशन का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 5 का ये तो जाएगा भाई 9 टाइम, 9 का 9 चौक 36, 40 तो ये आ गया, 2 से 22 से कैंसिल आउट करो 20, 16 दूनी कितना हो गया 320, दिस इज 320 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई, है ना। तो इस क्वेश्चन में ये था कि हर बार अलग अलग डाटा दिया हुआ था, लास्ट वाला क्वेश्चन में आपको एफर्ट लगाना था थोड़ा सा, है ना। चलो चलो तो भाई नेक्स्ट पे आ जाओ। ये आपका मिक्सचर है एलिगेशन विद अगेन दैट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सेट, ठीक है। बात आप यार ये मत देखना मेरे भाई कि उसमें दो ही क्वेश्चन है या 3 क्वेश्चन है। बात ये है कि अपना जो टारगेट है कॉन्सेप्ट रिवीजन है ना, और कितना डेंस तक जाना है किसी टॉपिक में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कौन सा एग्जाम है उस हिसाब से अपने को सेट को देखना है, ठीक है। अब आप देखो इसमें मिक्सचर में मतलब सिर्फ डेफिनेशन पे क्वेश्चन, और इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। The vessel P and Q contains a mixture of milk and water. Each is ZmL, है ना। इससे मतलब ये है कि वेसल P और वेसल Q में मेरे पास दोनों में ZmL मुझे दिया हुआ है, मिक्सचर दोनों में इक्वल मिक्सचर है, ठीक है। When YmL from vessel P is removed and then 0.5 ml milk is added, then the ratio of milk and water is becomes 11:3 respectively, ठीक है। अब वेसल P में से आपने YmL निकाला, है ना, निकालने के बाद आपने 0.5 ml आपने मिल्क ऐड किया, तब जाके मेरे पास रेशियो 11:3 आ जाता है। समस्या ये है कि मुझे इसका इनिशियल रेशियो नहीं पता। अगर मुझे इसका इनिशियल रेशियो पता चल जाए तो मेरे पास यहाँ पर YZ जो भी है सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ वेसल आर। वेसल आर इन कॉनिकल शेप है जिसका वॉल्यूम है 0.5 जेड। अगेन आप देखोगे, देखो ये जेड एमएल है, अगर जेड पता चल गया तो इसकी टोटल वॉल्यूम भी मुझे पता चल जाएगी। which has a height which is 37.5% लेस देन दैट ऑफ इट्स रेडियस, ठीक है मेरे भाई। वॉल्यूम अपने को कोन का पता, देखो ये एक्स्ट्रा छोटा सा पॉइंट मैंने ऐड कर दिया, है ना। आप ये देखो कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो समस्या क्या है, टोटल वॉल्यूम जो है इसकी, यानी जेड 0.5 जेड, जेड पता चल गया, टोटल वॉल्यूम पता चल जाएगी। आर और एच का यहाँ पर मुझे रेशो दे दिया जो भी है, यानी एक वेरिएबल में ये आ गया, जेड जैसे ही निकलेगा तो सारा काम हो जाएगा। अब आप समझना, when n ml from each P and Q is initially removed, then the ratio of milk and water in both vessels becomes equal. That is a very beautiful line. इसको मैंने इतना इनडायरेक्ट वे में आपको मैंने लिख दिया, बट इसका मतलब आप समझना, है ना। और the initial ratio of milk and water in vessel P is 3:1 respectively। देखो वेसल P की कहानी तो समाप्त हो गई यहाँ पर। वेसल P का समझना, वेसल P में इनिशियल रेशियो मिल्क और वाटर का कितना दिया हुआ है, 3:1। अब वेसल Q के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब आप समझो, वो कह रहा है इसमें से मैंने NmL निकाला, इसमें से भी मैंने NmL निकाला, है ना। अब जो रेशियो आता है निकालने के बाद, वो P में जो फाइनल आ रहा है निकालने के बाद, है ना, NmL, अब ये नहीं पता कितना ml, और जो Q में जो जो मेरे पास फाइनल ml निकालने के बाद आ रहा है, इन दोनों में जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो आपका सेम दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है ना भाई, आप इसमें से कुछ भी निकालो, क्या आपका रेशियो चेंज होगा? दैट मींस 3:1 होगा, है ना। रेशियो तो चेंज नहीं होगा ना, क्वांटिटी चेंज होगी।
तो अगर P में 3:1 है तो इसका मतलब Q में भी 3:1 रेशो रहा होगा। इनिशियल भी मेरे पास रेशो कितना रहा होगा, 3:1 रहा होगा। सिंपल सी बात है। अगर मिक्सचर की ये वाली डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है तो मिक्सचर में सच मानो कुछ नहीं होता है ना। बात रही डिफिकल्ट बनाने की, तो भाई अगेन मैं बोलता हूँ कि कोई भी अटक जाएगा, मैं अटक जाऊंगा, कोई भी अटक जाएगा। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर हम लोग आपको सामने रिप्रेजेंट करूंगा ना, तो ये तो सब कहने वाली बात है मेरे भाई, सब अटकते हैं, ऐसा कोई कोई बुराई नहीं है। बट फर्क सिर्फ इतना होता है, थोड़ी प्रैक्टिस मेरी ज्यादा है। मान लो मैं 10 सवाल करके 11वें पे अटक जाऊंगा, आपकी अगर मान लो अगर प्रैक्टिस कम है तो 4 के बाद आप छठे 5वें पे अटक जाओगे। सिंपल सी बात है, इतना इतना फर्क होता है और कुछ नहीं। आप ये देखो, ये सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि मिल्क और वाटर का जो रेशो था पी और क्यू में, इनिशियल वो सेम है। आप इसमें से कुछ भी निकालो, वो एन की जगह वो बोल देता है यहाँ बीएमएल निकले, अरे भाई कुछ भी निकालोगे, रेशो तो चेंज थोड़ी हो ना, रेशो दैट विल बी द सेम। क्लियर है कहानी। और जेड और वाई का गैप इसने 480 आपको दे दिया, डिफरेंस दिया हुआ है। अब आपको ये नहीं पता कि वाई ज्यादा होगा या जेड ज्यादा होगा। क्या ये कहानी क्लियर होती है? अब आप समझना जरा, समझो। जैसे P इनिशियल मिक्सचर है, मुझे ये तो पता चल गया ना कि P की जो इनिशियल का जो रेशो था मिल्क और वाटर का 3:1 आ गया। ये इनिशियल क्वांटिटी मुझे कितनी दी हुई है भाई, जेड ml दिया हुआ है। अब आपने क्या किया समझना, अब जब आप इसमें से वाई ml निकालोगे तो मेरे पास तो रेशो दैट विल बी द सेम, जो 3 और 1 के रेशो में, यानी रेशो चेंज नहीं होगा। वाई ml निकल गया। आप खुद सोचो, जेड ml मिक्सचर है, वाई ml निकाल रहे हो, तो क्या कभी वाई जेड से बड़ा हो सकता है? यार बिल्कुल नहीं हो सकता ना। जेड भाई टोटल क्वांटिटी मेरे पास जो है वो जेड है, उसमें से मैंने वाई निकाला है, तो दैट मीन्स जो मेरे पास क्वांटिटी यहाँ पर बची होगी वो जेड माइनस वाई बची होगी। यही तो कहने वाला है वो। भाई जेड ml था, वाई निकाल दिया, जेड माइनस वाई, रेशियो तो दैट विल बी द सेम। और वाई और जेड का गैप, यहाँ पे मैंने थोड़ा और आपको काम करा लिया क्या, कि मैंने ये नहीं बोला कि सीधा सीधा जेड माइनस वाई की वैल्यू 480 दी हुई है, मैंने बोल दिया वाई और जेड का गैप है आपके पास 480। अब आपको कैसे पता चलेगा भाई? ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई, जितना मिक्सचर होगा उससे ज्यादा तो निकाल नहीं पाओगे, कम ही निकाल पाओगे, उसके बराबर निकाल पाओगे। इसका मतलब जेड माइनस वाई की वैल्यू 480, इसका मतलब ये वाला जो मिक्सचर होगा वो 480 आपको दिया हुआ। ये आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स इनडायरेक्ट वे में दिए हुए थे, इसलिए ये बहुत बहुत अच्छा सेट है। कंसेप्चुअली डिफिकल्ट नहीं है ये सेट, बट इसमें जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, एक तो ये रेशियो वाला और एक जेड और वाई वाला, इसकी वजह से सेट में मतलब इट्स वेरी गुड सेट। ठीक है। अब आ गया 480। अब आपको आई थिंक अब कोई समस्या नहीं होगी भाई, मिल्क और वाटर का रेशियो अगर 480 है, वाई ml निकालने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप क्या मिल्क और वाटर निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो भाई। 3 और 1 4, 12 चौक 48, 360 तो ये होगा, 120 मेरे पास ये होगा। क्लियर। अब 360 ये है, आपने इसमें कितना वाटर ऐड किया, यानी मिल्क ऐड किया, 0.5 वाई मिल्क ऐड किया। वाटर तो कांस्टेंट रहेगा, वाटर पे तो कोई चेंज नहीं आएगा ना क्वांटिटी में, तब जाके मेरे पास जो रेशियो बन जाता है दैट विल बी 11:3 रेशियो। सिंपल है। 3 चौक 12, 11 चौक कितना हो गया भाई मेरे पास 44, यानी 440 इज इक्वल टू 360 प्लस 0.5 वाई, ये आ जाएगा। इसका मतलब 0.5 वाई की जो वैल्यू आ गई वो 80 आ गई, वाई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 160 के इक्वल आ जाएगी। क्या ये कहानी क्लियर होती है? इसका मतलब जेड की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जेड की वैल्यू भी निकल जाएगी। कैसे निकलेगी जेड की वैल्यू? भाई आप देखो ना, जेड और यानी आपने वाई निकाला था 160 निकाला था, तो 480 आया था, तो 160 आप इसमें और ऐड कर दोगे, दैट मीन्स द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर P बोल दो या मिक्सचर Q बोल दो, दिस इज इक्वल टू 640 ml। यहां पर कहानी हो गई है समाप्त पूरे सेट को लेकर। ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर देखो मिक्सचर्स है, मे बी देर इज ए समथिंग, अगर आपका रेशियोज में थोड़ा बहुत पंगा रहता है तो मिक्सचर्स में भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। बट हालांकि मैं समझता हूँ आप मुझे पता है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर आती है तो आप एक बार ना वीडियो सोल्यूशन आप इसके जरूर देख लें। ठीक है। चलो, अब क्या निकालना है, कैसे निकालना है, आर को कैसे डील करेंगे वो बात की चीज है। पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन देखते थे, जो जो निकलवाएगा वो हम लोग निकाल लेंगे। अब आप आ जाओ, वो क्या बोल रहे हैं, वो आपका बोल रहा है मिक्सचर क्यू से रिलेट पहला क्वेश्चन है। व्हेन 50% ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम वेसल क्यू इज रिमूव्ड एंड देन 50 वाई प्लस 60 ml मिल्क एंड इतना वाटर ऐड किया सच दैट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर द अमाउंट ऑफ मिल्क इज इतना परसेंट मोर देन दैट ऑफ वाटर, फाइंड द वैल्यू। सिंपल है। देखो क्यू में भी मेरे पास 640 का रेशो था, एक्चुअली क्यू और पी ना कोई अलग मिक्सचर थे नहीं, वो एक ही मिक्सचर था, बस इसको क्या है इनडायरेक्ट वे में अलग अलग बोल के फाइनली आप देखो ना भाई 640 पी में भी है, 640 क्यू में भी है। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो आप देखो कितना दिया हुआ है, 3 और 1 के रेशियो में दिया हुआ है।
अब आप बड़े सिंपल मेथड से करो। आप ये देखो इसमें आपने क्या ऐड किया, इतना मिल्क ऐड कर रहे हो और 120 आप वाटर ऐड करते हो, इनिशियल क्वांटिटी आप देख लो। आप देखो इसमें से 50% निकल जाएगा, जब 50% निकलेगा तो 320 बचेगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं आएगी। ये तो मिल्क और वाटर का रेशियो दैट विल बी द सेम। 4 और 8 है ना, 3 और 1 4, 4 अट्ठे 8 थिया 24 और 80 आ जाएगा, यानी ये मिल्क होना चाहिए और ये वाटर होना चाहिए वेसल क्यू में से जब 50% मेरा मिक्सचर रिमूव हो जाए। अब क्या क्या ऐड कर रहे हो वो आप देख लो। इसमें आपने ऐड किया है 50y प्लस 160, यार 50y नहीं है मेरे भाई वो, हाँ नहीं यार सॉरी, रियली सॉरी, इसे 5y करो मेरे भाई, इसे 5y करो, दिस इज नॉट 50y, ठीक है। 5 इंटू 160, 16×5 = 80 है ना, प्लस 160 यानी 960 ml आपने मिल्क ऐड किया, इसमें 960 ml आप मिल्क ऐड कर लो। वाटर जो आपने ऐड किया है वो 120 वाटर ऐड किया है, तो रेशो आपके पास आ जाएगा 9 2 11 6 4 10 1200 ये आ जाएगा और मेरे पास 200 ही आ जाएगा। मैं बोल सकता हूँ ना कि भाई मिल्क और वाटर का जो रेशो फाइनल आएगा दैट इज इन 6:1 रेशो। अब मिल्क इससे कितना परसेंट ज्यादा है, 2m, 2m की वैल्यू निकल से, मिल्क इससे कितना परसेंट ज्यादा है भाई, 500% ज्यादा है, 500% यानी किसके इक्वल हो गया, 2m की, m की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दिस इज 250। आई होप दिस इज क्लियर टू, सो आंसर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। देयर इज ए टाइपिंग मिस्टेक, 50y की जगह आप इसको 5y कर लीजिए मेरे भाई, क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट फाइंड द रेडियस ऑफ वेसल आर। अब वेसल आर कोनिकल शेप में थी है ना, वो बोल रहा है कि उसमें 0.5 ZmL था मेरे पास मिक्सचर। भाई 640 का आप आधा करोगे तो मेरे को कितना देता है वो 320 है ना, और पाई को कितना यूज करना है एक बार आप देख लो। पाई को हाँ ज्यादातर 3 यूज है, 3 आपका यूज है, ठीक है। तो दिस इज 1/3 पाई है ना, और रेडियस और हाइट का जो रेशियो है आपके पास वो आप और देख लीजिए इसका। रेडियस जो है हाइट विच इज 37.5% लेस देन दैट ऑफ रेडियस। तो रेडियस और हाइट यानी अगर हाइट 8 होगी 8x होगी, इसका 37.5% कितना हो गया 3/8, तो इसमें से 3x गया तो बचेगा कितना 5x, ये मेरे पास रेडियस और हाइट निकल कर आ जाएगी। दिस इज 1/3 पाई r यानी 8x² r² इंटू h का मतलब कितना हो गया, दिस इज 5x, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 320, कैंसिल आउट, 3 से 3 पाई की वैल्यू 3 है भाई, 64 इंटू 5x³ इज इक्वल टू 320, तो ये मेरे पास 320 ही देता है, दैट मीन्स x³ इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू जो निकल कर आई वो मेरे पास कितना आ जाएगा 1, इसका मतलब जो रेडियस मुझसे मांग रहा है, रेडियस दिस इज 8x था, 8 इंटू 1 कितना आ जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। बस एक छोटा सा एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया ना, कोनिकल वाला भी थोड़ा सा फॉर्मूला रिवाइज हो गया, इसमें और कुछ खास नहीं है ना, ठीक है। चलो फाइंड द कंबाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन वेसल पी एंड क्यू, अगेन इसने जेड की वैल्यू तो पूछी है भाई, हर एक में जेड और जेड था तो 2 जेड की वैल्यू निकालनी है, यानी ध्यान रखना इनिशियल पूछ रहा है 640 था, 640 का 2 टाइम्स आपको करना है, दिस इज 1280 निकल कर आ जाएगा। आई होप सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1280। तो आई होप ये सारे सेट भाई आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। चलिए लास्ट सेट है आपका, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ, लास्ट वीडियो में भी ये मैंने सेट कराया था, बट इसमें क्या था, इस वाले सेट में मैंने ध्यान नहीं दिया, वॉइस का थोड़ा सा माइक का इश्यू हो गया था, तो एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया था, बट क्या है कई बार होता है कि भाई वॉइस नहीं है तो भाई क्या पता कि इसको ना समझ में आए, तो मैं इसको जल्दी जल्दी से एक बार एक्सप्लेन इसको कर देता हूँ, है ना। बाकी लास्ट वीडियो में मैंने ये सेशन नंबर 4 में मैंने ये वाला सेट आपको कराया। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जिसके रूट्स m और n दिए हुए हैं, यहाँ पर z यानी p और q का पंगा है ना, और एक p इज अ प्राइम नंबर सच दैट 3q इज लेस देन 10 एंड a इज लेस देन a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, एक तो ये रिस्ट्रिक्शन है। p और q का आपको रेशियो दे दिया 2 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके जो रूट्स हैं आपके m/n और n/m, इसमें भी पंगा किसका, a और 0.5p का, यानी मेरा जो टारगेट है वो p और q तक पहुंचना है, a और b तक पहुंचना है, बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, देखो सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आप समझना है ना। अगर आप इस इक्वेशन की बात करो तो इसके जो सम ऑफ रूट्स होंगे दिस इज m+n, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, दिस इज m इंटू एन। अब इसके सम ऑफ रूट की अगर आप बात करोगे m m ओवर n प्लस n ओवर m, है ना,
एलसीएम ले लो, जैसे मर्जी आप कर लो। दिस इज एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ओवर एम एन, है ना। एक तो ये आ गया सम ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, दिस इज एम ओवर एन मल्टीप्लाई एन ओवर एम, कैंसिल आउट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट तो इसका मेरे पास भाई 1 आ गया ना, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 है, तो इस वाली इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट आप देखोगे तो दिस इज सी ओवर एन, यानी 0.5 बी ओवर 1 की वैल्यू 1 है। दैट मीन्स बी की तो समस्या यहां से क्लियर हो गई कि बी की वैल्यू 2 आने। अभी क्या काम करना है वो भी नहीं पता मुझे, बट मैंने बी की वैल्यू निकाल दी। बी को तो करो आप साइड। अब आप आओ, समस्या थोड़ा सी यहाँ है, यहाँ से आपको थोड़ा सा अपने को काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप समझना मेरे भाई, वो ये बोल रहा है कि Q इज ए प्राइम नंबर जो 10 से कम है, अगर उसका 3 गुना करते हो तो। प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं भाई, 2, 3, 5 और 7 है। अगर आप 2 का डबल करोगे, ट्रिपल करोगे तो 6 आ रहे हैं, हाँ वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, 2 हो सकता है। अगर आप 3 करोगे, 3 इंटू 3 कितना दे रहा है आपको, 9 दे रहा है, ये भी 10 से कम मुझे दिया हुआ है। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो 5 इंटू 3 करूंगा तो 15 आएगा ना। दैट मीन्स जो Q की वैल्यू निकल कर आएगी, आइदर दिस इज इक्वल टू 2 और आइदर दिस इज इक्वल टू 3, ठीक है। P और Q का रिलेशन आपको दे दिया, यानी P की जो भी वैल्यू है वो दुगनी है, इसका मतलब P की जो वैल्यू निकल कर आएगी Q का, या तो वो 4 आएगी या मेरे पास क्या निकल कर आएगी, 6 निकल कर आएगी। यही तो मतलब है इसका, और तो कोई खास मतलब नहीं है ना। तो अपने को यहाँ पर थोड़ा सा काम करना था कि 2 बार अपने को चेक करना था। अब आप देखो, इक्वेशन अगर लिखना चाहो तो लिख लो समझने के लिए, या तो इक्वेशन ये बनेगा, यानी पी की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगी मेरे पास, 4z+2, या तो ये इक्वेशन बनेगी, या फिर क्या बनेगा, z² - 6z+3, या तो ये वाली इक्वेशन, ठीक है। अब आप आओ, इसके सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, या तो m प्लस एन, समझना, या तो 4 आएगा, या फिर m प्लस एन मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर अगर m प्लस एन देखोगे तो 6 आ जाएगा। एक्चुअली p की वैल्यू तो ये p और q, और q की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट या आइदर इट इज 2 और आइदर इट इज 3। अब a के बारे में कैसे पता लगाओगे, a की जो वैल्यू होनी चाहिए वो या 10 या 10 से बड़ी होनी चाहिए, है ना। अब a क्या है, सेकंड वाली इक्वेशन का सम ऑफ रूट है, तो यानी a की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या दी हुई है, m² + n² ओवर m। अगेन सेम एक्सप्रेशन बार बार आपको सॉल्व करना पड़ रहा है। तो भाई a प्लस बी पता है, तो a² + b² तक कैसे पहुंचोगे, सिंपल है ना, m²। इसका अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो a² + b² + 2ab ये निकल कर आएगा। ये कितना आएगा, या तो 16 आएगा, है ना, या फिर मेरे पास क्या निकल कर आएगा, 36 आएगा, ठीक है। ये आती है वैल्यू, है ना। तो आप इसको एक एक्सप्रेशन में करो, ठीक है, यानी m² + n² की जो वैल्यू है दिस इज 16 टाइम्स ऑफ 2mn, और यहां पर कितना आएगा समझना, दिस इज 36 टाइम्स 36 - 2m। एक बार जो वैल्यू निकल कर आई इसकी वो कितनी आएगी, समझ रहे हो ना। मैं m² + n² को सॉल्व कर रहा हूँ, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये मुंह जबानी वाले काम है, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि रटे रटाए एक्सप्रेशन होते हैं। 16 में से ट्वाइस ऑफ mn, यानी 2 दूनी 4, 16 में से 4 गया तो कितना है 12, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना आ गया 36। तो m² + n² की जो वैल्यू आई 2 आई, या तो 12 आएगी, है ना, 12/mn, mn यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ये वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। इसका मतलब क्या आया, एक ही तो वैल्यू मेरे भाई 10 या 10 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये वाला जो केस था ना 4 और 2 वाला, उसको मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल आउट कर दूंगा, दिस केस इज कैंसिल आउट। इसका मतलब क्या निकल कर आया, p की वैल्यू तो मेरे पास 6 होगी, q की वैल्यू मेरे पास 3 होनी चाहिए। फाइनली व्हाट आई गॉट द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ a इज 30 ओवर mn, mn की वैल्यू 3 यानी 10 मेरे पास आ जाएगी। a आ गया 10, p मेरे पास 6 और q की वैल्यू कितनी आ गई 3 मेरे पास निकल कर आ जाएगी। क्या ये वाली कहानी क्लियर होती है, ठीक है। बट उसके अब क्वेश्चंस में इसमें कुछ नहीं है ना, जल्दी जल्दी से आप कर लो। a-1 यानी कितना हो गया 9, और b की वैल्यू 2 थी, क्या 9 और 2 को प्राइम्स है, बिल्कुल को प्राइम्स है, जिनका HCF कोई भी कॉमन फैक्टर जिसमें नहीं होता उनको मैं को प्राइम्स पेयर्स बोलता हूँ, दिस इज करेक्ट। b+1 इज इक्वल टू q, यानी b यानी दिस इज 2+1, q की वैल्यू 3 थी, दोनों इक्वल आ रहे हैं, दिस इज ओके। p+12 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, p की वैल्यू 6 है, 12 + 6 18, क्या ये आपका परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ q इनटू b। q की वैल्यू 3 थी,
बी की वैल्यू 2 थी, देखो 3 इंटू 2 अगेन वही सेम चीजें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 6 है, पर 6 की पावर कुछ भी करो, एनी रेस टू द पावर, यूनिट डिजिट तो आपको वो 6 ही देने वाला है। अब ए आप जो मर्जी करो, ए की वैल्यू 10 थी, 6 की पावर 10 मुझे क्या देगा भाई, 6 ही देगा वो, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, तो आई होप जितने भी हम लोगों ने सेट किए हैं, है ना, बात नंबर ऑफ सेट्स की नहीं है, बात ये है कि आप इन सारे के सारे 5 या 6 सेट जितने भी हम लोगों ने किए, 5 6 7 जो भी है ना, वो आप इसको खुद से ट्राई करना, एक एक क्वेश्चन, तभी आपको ये सेशंस फायदा देंगे मेरे भाई, ठीक है। फिर भी अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है एक्सप्लेनेशन देखने के बाद भी, तो आप प्लीज मुझे वीडियो पे कमेंट करिएगा, मैं आपको क्या करूंगा, या तो दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, या कमेंट्स में आपको जो भी आपके डाउट्स है वो आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है मेरे भाई। चलो थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। अगर आपको लगता है कि ये सेशंस आपकी प्रिपरेशन में एड ऑन्स कर रहे हैं, है ना, तो आप प्लीज क्या करना मेरे भाई, जो भी आपका स्टडी सर्कल है या जो भी आपके फ्रेंड्स है, आप उनके साथ इनको शेयर कर सकते हो, या इनको रिकमेंड कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। चलो थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर एनी फॉर वाचिंग द वीडियो, एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन क्वांट एंड एलआर, है ना, यू कैन जस्ट मेल मी, है ना, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिया है, आइदर यू कैन कमेंट बिलो द वीडियो, ओके भाई। थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।